समर के शेखावत हाउस के अंदर जाने के बाद डॉक्टर रेमंड मान सिंह शेखावत से पूछता है कि क्या वो समर को जानते हैं। डॉक्टर रेमंड मिस्टर शेखावत को कहता है हाँ मैं जानता हूँ मिस्टर समर को, और चूंकि आप और वह करीब है तो हम हमारी डील पर आगे की बात कर सकते हैं। इतना कहकर रेमंड मिस्टर शेखावत के साथ अंदर चले जाता है। जैसे ही रेमंड अंदर जाता है वह देखता है कि समर अपने पैर पर पैर रखे सोफे पर बैठा है। वह समर के पास जाता है और कहता है मिस्टर समर, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी है, मैं तो बस मिस्टर शेखावत का की मदद कर रहा था ताकि वह अच्छे खासे पैसे कमा सके। समर रेमंड की बातों का कोई जवाब नहीं देता। उसके चेहरे के भाव इतने शांत थे कि उसे देख कोई अंदाज नहीं लगा सकता था कि वह भयंकर गुस्से में है या सच में शांत बैठा है। समर को ऐसे चुप बैठ रेमंड डर जाता है। वह समर से कहता है मिस्टर समर, प्लीज कुछ बोलिए। मिस्टर शेखावत रेमंड के पास ही बैठे थे। वह रेमंड की बात सुन समर से पूछते हैं, समर बेटा ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर रेमंड तुम्हें इतना चीजें एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? समर अपने चेहरे पर मुस्कान लाए मिस्टर शेखावत को एक मनगढ़ंत कहानी सुनते हुए कहता है, दरअसल पापा मैं जब अपने देश से बाहर था तब मैंने एक बार डॉक्टर रेमंड की जान बचाई थी, और जब इन्हें पता चला कि मैं आपका दामाद हूं तो ये बस मुझे इनके यहाँ आने का कारण बता रहे थे। मिस्टर शेखावत समर के कहते हैं ये तो अच्छी बात है बेटा, एक पल तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर रेमंड, क्या हम डील आगे बढ़ा सकते हैं? डॉक्टर रेमंड मिस्टर शेखावत की बात सुन समर की ओर देख रहा था जैसे वह समर से डील आगे बढ़ाने की परमिशन चाहता हो। समर आंखों से उसे हाँ में इशारा करता है। रेमंड एक लंबी सांस लेते हुए मुस्कुराता है और मिस्टर शेखावत से कहता है, मेरे पास पेपर्स रेडी है, बस उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर मुझे और आपको साइन करना होगा। मिस्टर शेखावत रेमंड से कहते हैं चलिए तो फिर देर किस बात की, मेरी कंपनी के ऑफिस चलते हैं, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और हाँ उसके बाद आप डिनर भी हमारे साथ ही करोगे। रेमंड फिर से समर की ओर देखने लगता है। समर चिढ़ते हुए उसे वापस आंखों से हमें इशारा करता है। रेमंड मिस्टर शेखावत से कहता है जी ठीक है, प्लीज चलिए। इतना कहकर रेमंड और मिस्टर शेखावत वहां से निकल जाते हैं। समर उन्हें जाता देख मन ही मन कहता है, रेमंड तो बलवंत और तेरा ऑर्गेनाइजेशन लोगों को फंसाने के लिए कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं, और मैं वह जानकर ही रहूंगा। समर ने रेमंड को मिस्टर शेखावत से डील इसलिए करने की इजाजत दी क्योंकि वह देखना चाहता था कि आगे रेमंड का प्लान क्या है। अगले दिन समर सुबह उठाकर सीधा ऑफिस जाता है। वहां कंपनी की पार्किंग में ईशा की सेक्रेटरी गीता खंडेलवाल समर का इंतजार कर रही होती है। जब समर वहां पहुंचता है, गीता उसे एक पेपर देती है जिस पर पूरा शेड्यूल लिखा था। समर अपने जेब से कार की चाबी निकालता है और गीता से पूछा है, ईशा कहाँ है? गीता खंडेलवाल उसे कहती है, ईशा मैडम तुम्हारा कंपनी के गेट पर इंतजार कर रही है, प्लीज कार अच्छे से चला कर ले जाना। समर गीता से कहता है मैंने पहले भी कहा है, तुम ईशा की चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। गीता मुस्कुराते हुए समर से कहती है मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है रास्ते में तुम्हें कोई तकलीफ आ जाए। समर गीता की बात सुन मन ही मन सोचता है ये गीता कहना क्या चाह रही है। इसकी बातों से लग रहा है कि यह टूर काफी मुश्किल होने वाला है। ईशा कंपनी के एंट्रेंस पर अकेली खड़ी हुई समर के आने का इंतजार कर रही थी। उसने एक काला कोट पहना हुआ था और पैरों में काले रंग की हाई हील्स। वह अपने दोनों हाथ आगे की ओर बांधे खड़ी थी। वह बार बार अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देख रही थी। वह मन ही मन सोचती है एक काम ठीक से नहीं होता इस आदमी से, 10 मिनट से इंतजार कर रही हूँ इसका, और ये कर रहा होगा कहीं मटर गश्ती। कुछ ही देर में समर वहां आ जाता है। समर गाड़ी का कांच नीचे उतार कर ईशा से कहता है, सॉरी मैडम, आने में देरी हो गई। ईशा समर पर चिल्लाते हुए कहती है, देरी? तुम पूरे 10 मिनट लेट हो, किसी काम में थोड़ा तो पंक्चुअल रहना सीखो, अगली बार अगर लेट आए तो मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लूंगी। समर ईशा से कहता है ठीक है मैडम, गलती हो गई, अगली बार से देरी नहीं होगी, आप अब जल्दी बैठ जाइए। ईशा कार के पीछे वाली सीट का गेट खोल बैठ जाती है। समर कार स्टार्ट कर वहां से मुंबई की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में समर और ईशा जोधपुर से निकलकर हाईवे पर पहुंचने वाले थे। हाईवे से पहले समर को एक फेमस आइसक्रीम की दुकान दिखाई देती है। वह दुकान के आगे कार रोक देता है। ईशा समर से पूछती है क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोकी? समर ईशा से कहता है तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, ये जोधपुर की फेमस दुकान है, आई एम श्योर तुम्हें यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। ईशा अपनी आंखें घुमाते हुए समर से कहती है तुम पागल हो क्या, तुमने पहले ही बहुत देरी कर दी है, हमें मुंबई वक्त पर पहुंचना है, मुझे नहीं खाना आइसक्रीम, तुम प्लीज कार स्टार्ट करो और चलो यहाँ से। समर ईशा की बातों पर ध्यान नहीं देता और कार का गेट खोल उस आइसक्रीम की दुकान पर चला जाता है। ईशा समर को जाता देख मन ही मन कहती है, हे भगवान मैं क्या करूँ इस जिद्दी आदमी का, कहीं मैंने इसे अपना फुल टाइम ड्राइवर बनाकर गलती तो नहीं कर दी। कुछ ही देर में समर कोकोनट फ्लेवर आइसक्रीम लाकर ईशा से कहता है, लीजिए मैडम, एक बार टेस्ट कीजिए, अच्छी ना लगे तो बताना। ईशा के पास समर से आइसक्रीम लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। वह बिना कोई देरी किए जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहती थी। वह समर के हाथ से आइसक्रीम लेती है और अपना फेवरेट कोकोनट फ्लेवर देख खुश हो जाती है। समर कुछ ही देर में कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। ईशा आइसक्रीम खाते खाते समर से पूछती है, वैसे तुम्हें कैसे पता था कि मेरा फेवरेट फ्लेवर कोकोनट है? समर मुस्कुराते हुए ईशा से कहता है, बार बार भूल जाती हो क्या, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी फेवरेट चीजें मुझे नहीं पता होंगी तो किसे पता होंगी।
ईशा बिना समर से बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देख आइसक्रीम खाने लगती है। समर और ईशा कुछ ही मिनट्स बाद हाईवे पहुंच जाते हैं। समर ईशा से पूछता है, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे साथ गीता खंडेलवाल क्यों नहीं आई। वह तो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना, उससे तो तुम्हारे हर बिजनेस ट्रिप में साथ रहना चाहिए। ईशा समर से कहती है, क्यों, तुम्हें बहुत याद आ रही है उसकी। समर ईशा की बात सुन हल्के से हंसते हुए कहता है, अरे नहीं मैडम, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ईशा समर से कहती है, वो अपने होम टाउन गई है, रिलेटिव से मिलने, इसलिए नहीं आ सकी। ईशा का प्लान गीता को अपने साथ लाने का ही था, क्योंकि ईशा समर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जब उसे पता चला गीता को होम टाउन जाना है, उसे मजबूरन समर के साथ अकेले आना पड़ा। जब गीता ने समर को बार बार ईशा को सेफ रखने बोला था, तब समर समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। समर ईशा से कहता है, अजीब इत्तेफाक है, जब तुम्हें बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है तभी उसे अपने होम टाउन जाने की सूझी। ईशा समर की बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं देती। समर की आंखें अचानक रियर व्यू मिरर में देख एक बाइक पर पड़ी है, जिसके बाइकर ने काले रंग का कोट पहना हुआ था और वह तेजी से उसकी कार की ओर बढ़ रहा था। समर अपने लेफ्ट मिरर में देखता है कि एक काले रंग की जीप भी उसके करीब आ रही है। कुछ ही देर में वह जीप और बाइक समर की कार के काफी नजदीक आ जाती है। 1 किलोमीटर के बाद वह जीप समर की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देती है, लेकिन समर पहले ही समझ चुका था कि इन लोगों के इरादे ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपनी कार को पहले ही एक्सेलरेट कर लिया था। ईशा समर से कहती है, समर, ये सब क्या हो रहा है, हमारी गाड़ी को किसने पीछे से टक्कर मारी। समर बार बार रियर व्यू मिरर में देख ईशा से कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ लोग हैं जो हमें शांति से एक साथ वक्त बिताते नहीं देखना चाहते। कुछ ही दूर आगे सिग्नल पर रेड लाइट थी। समर बिना अपनी गाड़ी रोके रेड लाइट क्रॉस कर आगे बढ़ जाता है। ईशा उसे चिल्लाते ही कहती है, व्हाट आर यू डूइंग, तुमने रेड लाइट क्यों क्रॉस की, पागल हो गए हो क्या तुम। समर ईशा से कहता है, इस वक्त तुम्हें अपनी सेफ्टी की फिक्र करनी चाहिए, रेड लाइट की नहीं। ईशा घबराते हुए समर से पूछती है, तुम्हारा ये कहना का क्या मतलब है। उस जीप का हमारी कार से टकराना कोई एक्सीडेंट नहीं था। समर ईशा को जवाब देते हुए कहता है, नहीं, अगर विश्वास नहीं तो पीछे मुड़कर देखो। ईशा एक बड़े कंपनी की डायरेक्टर थी। यह उसके लिए पहली बार नहीं था कि किसी ने उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की हो, लेकिन आज तक उस पर ऐसे खुलेआम किसी ने वार नहीं किया था। वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि वो काले रंग की जीप अभी भी उन्हें तेजी से फॉलो कर रही थी। ईशा समर से पूछती है, अब हम क्या करें। समर ईशा से कहता है, तुम बस अपना सीट बेल्ट बांधो और हैंडल का स्कर पकड़ लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उस वक्त ईशा समर की बॉस जैसा बिहेव नहीं करती। समर जैसा कहता जा रहा था वह ठीक वैसा ही कर रही थी। समर अपनी कार को एक्सेलरेट करते हुए उस जीप से काफी आगे निकालने की कोशिश करता है। वह कार समर के बिल्कुल कंट्रोल में थी। 5 मिनट बाद समर उस जीप से काफी आगे निकल चुका था। ईशा जो कि समर को तेज गाड़ी चलता देख अपनी आंखें बंद किए हुए डरी हुई बैठी थी। समर उसे कहता है, अब तुम आंखें खोल सकती हो, हम उस जीप से काफी आगे निकल चुके हैं। ईशा समर से पूछती है, तो फिर तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो। समर ईशा से कहता है, मैडम जी, खतरा अभी टला नहीं है, अपनी बाएं तरफ देखो। ईशा अपने बाएं तरफ खिड़की से बाहर देखती है कि एक आदमी तेज बाइक चलाते हुए उसकी कार के करीब आता जा रहा था। उस बाइक पर जो आदमी पीछे बैठा हुआ था, उसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी ही थी, जिसका निशाना ईशा की ओर था। समर अपनी कार बाएं साइड दबाते हुए उस बाइक को टक्कर मारने की कोशिश करता है और सफल हो जाता है। ईशा जो कि यह सब देख रही थी, समर से पूछती है, तुमने ये सब कैसे किया, तुम तो प्रोफेशनल ड्राइवर भी नहीं हो। समर मुस्कुराते हुए ईशा से कहता है, अगर बात अपने परिवार और मेरी पत्नी की सेफ्टी की हो तो बड़े से बड़ा या ट्रक या प्लेन भी हमारा पीछा करे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। ईशा समर की बात सुनकर समर से कहती है, लगता है मेरा तुम्हें अपने साथ लाने का निर्णय बिल्कुल सही था। समर के चेहरे के भाव ईशा की यह बात सुनकर भी गंभीर रहते हैं। समर ईशा से कहता है, खतरा अभी के लिए टल लगाया है ईशा, लेकिन एक ग्रुप का तुम्हारी जान के इस तरह पीछे पड़ना कोई आम बात नहीं है। ईशा समर से कहती है, फिक्र मत करो, मैंने जोधपुर से निकलने से पहले पापा से कह दिया था कि वह कमल अंकल को बता दे कि हम आज मुंबई आ रहे हैं। जब तक हम वहां उनके साथ रहेंगे हमें कुछ नहीं होगा। समर ने मिस्टर शेखावत के परिचित कमल कुमार का नाम पहले भी काफी बार सुन रखा था। कमल कुमार के बारे में ईशा के पिताजी मान सिंह शेखावत ने ही समर को बताया था, लेकिन जब बात सेफ्टी की हो वह किसी और पर निर्भर नहीं रहना जानता था। समर ईशा से कहता है, तुम कोशिश करना कि हमेशा मेरे साथ ही रहो, इस तरह मैं तुम्हें सेफ रख पाऊंगा। ईशा समर की बात सुन हमें अपना सर हिलाकर कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता तुम ऐसी भयानक सिचुएशन से इतने शांत रहकर कैसे निकल गए। क्या तुम पहले किसी के बॉडीगार्ड रहे हो। ईशा की बात सुन समर सोच में पड़ जाता है कि कहीं ईशा को समर पर यह शक तो नहीं हो चला कि वह पहले एक सैनिक था। चलिए, जब ईशा समर से पूछती है कि क्या वह पहले किसी का ड्राइवर रह चुका है, समर ईशा कहता है, अरे नहीं नहीं, दरअसल जब मुझे कल ही पता चला कि हम लोग आज ही मुंबई जा रहे हैं तो मैंने रात भर बैठकर कुछ ड्राइविंग के वीडियोस देखे थे। ईशा समर की बात सुन अपनी आंखें घुमाते हुए समर से कहती है, ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। समर हंसते हुए ईशा से कहता है, आप थैंक यू बोलने के अलावा मुझे कुछ गिफ्ट भी दे सकती हैं। ईशा समर पर गुस्सा करते हुए उसे कहती है, तुम्हें पैसों के और कुछ भी मांगने के अलावा और कुछ और नहीं सोचता है क्या। समर ईशा की बात पर हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि तुम मुझे कीज भी दे सकती, फ्लाइंग वाली ही दे दो।
ईशा समर से कहती है ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए जो कभी पूरे ना हो सके। कुछ घंटों बाद समर और ईशा मुंबई की उस होटल पर पहुंच जाते हैं जहां वह रात रुकने वाले हैं। समर ड्राइवर सीट से उतरकर पीछे का गेट खोलता है और ईशा से कहता है, आइए मैडम, आ गया अपना स्टॉप। समर की बात सुन ईशा को हल्की सी हंसी आ जाती है, लेकिन वह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपना बैग समर के हाथ में थमा देती है। जैसे ही वह दोनों होटल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक कार उनके बहुत करीब से निकलती है। समर जैसे ही देखता है कि वह कार उनके पास आ रही है, वह ईशा को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। ईशा की सांसें तेज चलने लगती है। कार उन दोनों के इतने करीब से निकली थी कि अगर समर ईशा को अपने करीब ना खींचता तो शायद ईशा को वह कार उसे टक्कर मार देती। समर उस कार ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुझे हम पर वार करना ही है तो असली मर्द की तरह कार से निकल कर। वह गाड़ी कुछ दूर पर जाकर रुक जाती है। उस कार का आगे का दरवाजा खुलता है। उसमें से एक लंबे कद की लड़की निकलती है जिसने काले रंग की टाइट जीन्स और काले रंग का ही एक जैकेट पहना हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसका फैशन सेंस काफी अच्छा था। कार के पीछे के दरवाजे से एक छोटे कद का आदमी निकलता है। समर उस लड़की को देख समझता है कि वह लड़की उस ग्रुप की लीडर है जो ईशा को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा है। वह लड़की अपना चश्मा उतारते हुए समर से कहती है, जिस तरह से तुमने इस औरत को बचाया है उससे लगता है कि तुम एक मार्शियल आर्टिस्ट हो। अब समझ में आया कि तुम रैश ड्राइविंग क्यों करते हो। उस लड़की के पीछे खड़ा आदमी उस लड़की से कहता है, मैडम, हमें सर ने कहा था कि जब हम बाहर रहें हमें लो प्रोफाइल रखना है, किसी को पता नहीं चलने देना है कि हम कौन है, फिर आप इन लोगों से क्यों बहस करना चाहती है। वह लड़की उस आदमी की बात पर गौर ना करते हुए समर से कहती है, ओए तुम मेरे आगे झुककर मुझसे माफी मांगो। समर गुस्सा करते हुए उस लड़की से कहता है, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अगर मैं वक्त पर साइड पर नहीं होता तो तुम अभी हमें अपनी कार से ठोक देती और तुम मुझसे माफी मांगने को कह रही हो। वह लड़की हंसते हुए समर से कहती है, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। अगर हाईवे पर मैं भी वक्त पर अपनी कार साइड नहीं करती तो तुम मेरी कार ठोक चुके होते। समर उस लड़की की बात सुनकर समझ जाता है कि वह लड़की उन लोगों में से नहीं है जो ईशा को मारना चाहते हैं। ईशा नहीं चाहती थी कि वह उस वहां कोई मुश्किल में पड़कर लेट हो जाए। वह वक्त की बड़ी पाबंद थी। ईशा समर से कहती है, लगता है उन लोगों से बचने के लिए हमने कुछ गाड़ियों का छोटा मोटा नुकसान कर दिया है। समर ईशा से कहता है, जो भी हो, इस लड़की ने जिस तरह से बर्ताव किया है मैं इससे माफी तो कभी नहीं मांग सकता। ईशा उस लड़की के पास जाकर उसे कहती है, मिस, वी आर सॉरी, आपकी कार का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की ईशा की बात सुन गुस्सा होकर उसे कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इस शख्स से माफी चाहिए। उस लड़की की ऐसा हठीला बर्ताव देख ईशा समर से कहती है, तुम ठीक कह रहे थे, यह माफी मांगने लायक नहीं है, चलो यहाँ से। वह लड़की समर पर चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा। समर उस लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। वह लड़की अपने पीछे खड़े आदमी से कहती है, लगता है यह आदमी ऐसे नहीं मानेगा, जाओ जाकर इसे बताओ हम कौन है। वह आदमी उस लड़की से कहता है, मैडम, सर ने मुझे आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करने भेजा है, किसी से लड़ाई करने नहीं। वह लड़की उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम अभी सर के साथ हो या मेरे साथ? वह तो शुक्र है मेरी एक्सेलेंट ड्राइविंग स्किल्स का, वरना वह आदमी हमें मार चुका होगा। देखा था ना तुमने किस तरह कार चला रहा था वो। वह आदमी उस लड़की से कहता है, ठीक है मैडम जी, इस बार मैं जाकर उन लोगों को रोकता हूँ, लेकिन मैं ये हर बार नहीं करूंगा। इतना कहकर वह आदमी समर और ईशा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और समर से कहता है, जब मैडम ने कहा कि रुकना है मतलब रुकना है, एक बार में समझ नहीं आता क्या? समर उसे गुस्से भरी आंखों से देख कहता है, पहली और आखिरी बार कहूंगा, हमारे रास्ते से हट जाओ। वह आदमी समर की बात सुनकर कहता है, देख भाई, तू मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर है इसलिए मैं तुझे अच्छे से समझा रहा हूँ, हट जा, अगर कोई और होता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ, मैडम से माफी मांग ले, वरना तू कितने दिन हॉस्पिटल रहेगा उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ईशा उस आदमी से गुस्से में कहती है, अगर तुमने समर को छुआ भी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वह आदमी हंसते हुए ईशा से कहता है, मैडम यहाँ पुलिस का रौब नहीं कमल कुमार जी का रौब चलता है, आप किसी को भी बुला लीजिए, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ईशा उस आदमी से कहती है, क्या कहा तुमने? कमल कुमार जी? वह तो मेरे अंकल है, मैं उन्हीं से मिलने यहाँ आई हूँ। ईशा की बात सुन कमल कुमार की बेटी हंसते हुए कहती है, अच्छा अब समझ आया, ये दोनों मेरे परिवार के नाम का फायदा उठाकर इधर उधर घोटाला कर रहे हैं। ईशा उस लड़की की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हारा नाम तृप्ति है ना? तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन हम 10 साल पहले मिले थे। तृप्ति कुमार ईशा से कहती है, नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कौन हो, हुए कहना क्या चाह रही हो? ईशा तृप्ति से कहती है, मेरा नाम ईशा शेखावत है, मैं मान सिंह शेखावत की बेटी हूँ, बरसों से हम दोनों की फैमिली दोस्त रहे हैं और अच्छे टर्म्स पर है, तुम्हें तो कमल अंकल ने बताया होगा ना आज की मैं आ रही हूँ। तृप्ति ईशा से कहती है, ओह, मैं अब समझी, ठीक है, चूंकि हमारे फैमिलीज के टर्म्स अच्छे हैं इसलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ। ईशा होटल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वह देखती है कि जो आदमी उनके सामने खड़ा हुआ था वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। ईशा उस आदमी से कहती है, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो तृप्ति ने भी जाने कह दिया, फिर क्यों हमारा रास्ता नहीं छोड़ रहे? वह आदमी ईशा से कहता है, तृप्ति मैडम ने सिर्फ आपको अंदर जाने के लिए परमिशन दी है, इस आदमी को नहीं। ईशा उस आदमी की बात सुन तृप्ति की ओर देखती है और कहती है, ये सब क्या है तृप्ति?
तृप्ति मुस्कुराते हुए ईशा से कहती है तुम्हारे साथ खड़े आदमी ने मेरी इंसल्ट की है, हाईवे पर मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की है, और तुम्हें लगता है मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगी? नहीं, इसे मुझसे माफ़ी तो मांगनी ही होगी। ईशा तृप्ति के करीब जाकर उसे कहती है यह मेरा ड्राइवर है और मैंने इसकी तरफ से तुम्हें सॉरी कह दिया है, और तो और तुम्हारे नुकसान का खर्चा भी मैं देने को तैयार हूँ, फिर यह सब क्यों कर रही हो तुम? तृप्ति ईशा की बात सुनकर कुछ नहीं कहती। समर ईशा के सामने अपनी गुप्त शक्तियां नहीं दिखाना चाहता था। वह ईशा से कहता है तुम अंदर जाओ, मैं इनसे बात कर इन्हें अच्छी तरह समझाकर आता हूँ। ईशा जानती थी कि समर लोगों को अपनी बात मनवाने में काफ़ी माहिर है। जब समर ईशा से कहता है कि वह उन दोनों को संभालेगा, तब ईशा समर की आंखों में कॉन्फिडेंस देख सकती थी। ईशा समर के कंधे पर हाथ रखती है और उसे कहती है जल्दी आना, मैं होटल के काउंटर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। ईशा तृप्ति कुमार की ओर देख उसे कहती है और हाँ तृप्ति, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, अंकल को बताऊंगी कि किस तरह तुम लोगों ने हमारा स्वागत किया है। इतना कहकर ईशा होटल के अंदर चले जाती है। समर ईशा को जाते देख अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए उस आदमी की ओर देखते हुए कहता है हाँ तो कहाँ थे हम? वह आदमी जिसका नाम शंकर था समर से कहता है या तो तुम मैडम से झुककर माफी मांगो या फिर मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। समर शंकर से कहता है देखना तो मैं तेरी मैडम के सामने ना तो झुकूंगा, ना ही माफी मांगूंगा और ना ही मैं लड़ने के मूड में हूँ। इतना कहकर समर शंकर की हुए मुस्कुराते हुए होटल के अंदर जाने की हुए बढ़ता है। जैसे ही समर अंदर जाने लगता है, शंकर समर पर वार करते हुए उसकी पीठ पर जोर का मुक्का मारता है जिससे समर झुक जाता है। शंकर को लगता है कि उसके वार ने समर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और वह पीछे मुड़कर उससे और तृप्ति से माफी मांग लेगा, लेकिन समर धीरे से पीछे मुड़कर शंकर की ओर इस तरह देखता है जैसे वह अपनी आंखों से ही शंकर का कत्ल कर देगा। शंकर समर का गुस्सा देख डर जाता है। समर बिना शंकर को हाथ लगाए अपनी शक्तियां अपनी आंखों में लाता है और शंकर को कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज कर देता है, जिसकी वजह से शंकर फ्रीज हो जाता है। ना ही शंकर अपनी पलकें झपका पा रहा था, ना ही हिल पा रहा था। इसके बाद समर शंकर और तृप्ति से बिना कुछ कहे होटल के अंदर चले जाता है। तृप्ति शंकर के पास आकर कहती है अरे तुम्हें क्या हो गया है? जब वह पीछे मुड़ा तो तुमने उस पर वार क्यों नहीं किया? तृप्ति शंकर और समर से दूर खड़ी थी। जब समर ने शंकर को हिप्नोटाइज किया था तब तृप्ति कुछ देख नहीं पाई थी। वह सिर्फ शंकर का समर पर वार करने का इंतजार कर रही थी। शंकर तृप्ति से कहता है वह आदमी कोई छोटा मोटा मार्शियल आर्टिस्ट नहीं है मैडम, वह एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट है। तृप्ति शंकर की बात सुनकर हंसते हुए कहती है वो आदमी और ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट? अरे तुमने उसका शरीर देखा है? शरीर छोड़ो, वह तो उम्र से भी काफी यंग दिखाई दे रहा था। इतने कम उम्र का आदमी ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट नहीं हो सकता। शंकर तृप्ति से कहता है मैडम जी आप मानो या ना मानो, उसने मुझे कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज कर दिया था, जिसकी वजह से ना मैं हिल पा रहा था, ना उस पर वार कर पा रहा था। और ताज्जुब की बात तो यह है कि उसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं किया। अगर वो आदमी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर मुझ पर वार करता तो मैं उसी वक्त अपनी जान खो बैठता। तृप्ति शंकर की बात सुन उसे कहती है मैं जानती हूँ शंकर, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन वह आदमी तो एक मामूली सा ड्राइवर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वह एक ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट कैसे हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ईशा ने कहा था ना वह पापा से मिलने हमारे घर आएगी, तब मैं इस ड्राइवर के बारे में हर चीज पता कर लूंगी। कुछ तो राज है जो ये सबसे छुपा रहा है। होटल के काउंटर के पास खड़ी ईशा समर का इंतजार कर रही थी। वह समर को लेकर परेशान थी। वह मन ही मन कहती है यह अब तक आया क्यों नहीं? कहीं उन लोगों ने उसे मारकर इसे घायल तो नहीं कर दिया? मुझे देखकर आना पड़ेगा। जैसे ही ईशा समर को देखने होटल के बाहर जाने के लिए बढ़ती है, समर मुस्कुराते हुए ईशा के पास आता है। ईशा के भाव समर को देख खुशी में बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। समर ईशा को मुस्कुराता हुए देख उससे कहता है मुझे देखकर इतना खुश हो गई? ईशा अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहती है नहीं, मैं इसलिए खुश हूं कि तुम जल्दी आ गए। मुझे ऐसे किसी का इंतजार करने की आदत नहीं। समर ईशा से कहता है ठीक है मेरी अर्धांगिनी जी, आप जैसा कहें। ईशा समर पर चिल्लाते हुए कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है घर से बाहर मुझे पत्नी कहकर मत बुलाया करो। याद रखो मैं घर से बाहर तुम्हारी बॉस हूँ। समर ईशा से कहता है आप तो घर पर भी कहाँ मुझे अपने पति जैसा ट्रीट करती है, घर पर भी आप बॉस जैसा ही बर्ताव करती है। ईशा समर की बात सुन उसे कहती है ठीक है फालतू बातें ना करो। ये बताओ उन दोनों ने तुम्हें मारा तो नहीं? समर हंसते हुए कहता है मारना तो दूर की बात, किसी की हिम्मत नहीं है आपके पति को छूने की भी। ईशा कभी समर की बातें सीरियस नहीं लेती थी। उसे हमेशा लगता था कि समर ऐसी चीजों को लेकर सिर्फ मजाक ही करता है। ईशा समर से कहती है ठीक है, ज्यादा मुंह मियां मिट्ठू ना बनो। वो तो अच्छा हुआ मैंने वक्त पर उन्हें बता दिया था कि हम उनके गेस्ट हैं, वरना वह तृप्ति तुम्हारा बुरा हाल कर देती। समर ईशा की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता। वह बस ईशा को मुस्कुराते हुए निहारता रहता है। ईशा और समर एलिवेटर से होटल के 5th फ्लोर पर चले जाते हैं। मुंबई आने से पहले ईशा ने गीता से बोलकर समर और उसके अलग अलग होटल रूम बुक करवाए थे। ईशा को डर था कि अगर वह समर के साथ एक ही रूम में रही तो कहीं वह फायदा उठाकर ईशा को छूने की कोशिश ना करे। ईशा और समर का रूम होटल के 5th फ्लोर पर आमने सामने था। ईशा समर को होटल की चाबी देते हुए कहती है तुम अब आराम करो, शाम को हमें कमल अंकल से मिलने भी जाना है। समर ईशा से कहता है जी मैडम, जैसी आपकी आज्ञा। हुए इतना कहकर समर अपने रूम में चला जाता है।
हाईवे के अटैक के बाद समर को ईशा की सेक्रेटरी गीता खंडेलवाल पर शक होने लगा था, और जब समर को ये पता चला कि उन दोनों के रूम्स भी गीता ने ही बुक किए हैं, तब समर अपने रूम का हर एक कोना छान लेता है। वह देखता है कि कहीं गीता ने उसके रूम में कोई कैमरा या वेपन तो नहीं छुपा रखा। छानबीन करने के बाद समर फ्रेश होकर फर्श पर एक चटाई बिछाता है और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद ईशा समर के रूम का दरवाजा खटखटाती। समर जब अपने रूम का दरवाजा खोलता है, ईशा उसे एक बैग थमाते हुए कहती है, इसमें कुछ सूट है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। ये स्वीट्स तुम हमारी बिजनेस मीटिंग्स में पहनोगे। समर अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए ईशा से कहता है, क्या बात है, मुझसे इतना प्यार कि तुम मेरे लिए कपड़े भी खरीद कर लाई हो। ईशा समर पर चिढ़ते हुए कहती है, ज्यादा गलत मतलब ना निकालो और यह बैग पकड़ो। समर ईशा से कहता है, सॉरी मैडम जी, मुझे सूट बूट पहनने की आदत नहीं है, मैं अपने साधारण कपड़ों में ही ठीक हूँ। ईशा समर से कहती है, अगर तुमने मीटिंग में ये कपड़े नहीं पहने तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगी। ईशा के सैलरी काटने की बात सुन समर ईशा के हाथों से झट से बैग लेते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं पहनूंगा ना, यही कपड़े पहनूंगा मीटिंग में। ईशा हल्के से हंसते हुए कहती है, सही सोचा था मैंने, तुम्हें पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। खैर, मैं तुम्हें ये कपड़े मीटिंग में पहनने इसीलिए कह रही हूँ ताकि उन लोगों के सामने हमारी कंपनी की छवि अच्छी नजर आए। और हाँ, वहाँ हमें अगर तृप्ति मिले तो उससे बहस करने की कोशिश मत करना। मुझे लग रहा है कि आज का मैटर वह मीटिंग के वक्त कमल अंकल के सामने लाने की कोशिश करेंगी। अगर वह तुम्हें उकसाने की भी कोशिश करती है तो उसे इग्नोर करना। समर ईशा से कहता है, अगर वो मुझसे ठीक से पेश आएगी तो मैं भी उससे ठीक से पेश आऊंगा। अगर नहीं आई तो मैं क्या बेइज्जती बर्दाश्त रहूंगा। ईशा समर से कहती है, हाँ, तुम्हें ठीक ऐसा ही करना है। देखो समर, हम बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अगर वहां कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सीधा अगर कंपनी पर पड़ेगा और मैं यह नहीं होने दूंगी। सो प्लीज। समर मुस्कुराते हुए ईशा से कहता है, ठीक है मैडम जी, आपके लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूँ। ईशा समर से कहती है, ठीक है, शाम को वक्त पर रेडी हो जाना। देखते देखते दिन बीत चुका था। समर ईशा का दिया हुआ सूट पहनकर ईशा का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही ईशा दरवाजा खोलती है, वह समर को सूट बूट में देखने पर खुश हो जाती है, लेकिन वह अपने भाव से कुछ दिखने नहीं देती। वही समर ईशा को देख एकदम फ्रीज हो चुका था। ईशा ने एक लंबा ब्लैक कोट पहन रखा था और पैरों में ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी हुई थी। कुछ सेकंड्स तक समर ऐसे ही ईशा को देखता रहता है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह ईशा की खूबसूरती में खो गया हो। ईशा समर को इस तरह उसे घूरता देख चुटकी बजाते हुए कहती है, ओह हेलो, कहाँ खो गए। समर मुस्कुराते हुए ईशा से कहता है, तुम्हारे हुस्न के जाल में। ईशा अपनी नजर झुकाए हुए मुस्कुरा देती है। समर ईशा से पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ। ईशा समर को अपने रूम में बुलाते हुए कहती है, अंदर आओ। समर ईशा से कहता है, इतना अच्छा लग रहा हूँ क्या कि सीधा अंदर बुला रही हो। ईशा समर से कहती है, बकवास मत करो, अंदर आओ। समर ईशा के रूम में जाकर बेड पर बैठ जाता है। ईशा अलमारी से एक घड़ी निकालकर उसे समर को देने के लिए समर की ओर बढ़ती है। इतने में ही ईशा का पैर फ्लो पर गिरे पानी के कारण फिसल जाता है और वह सीधा समर पर जाकर गिर जाती है। समर ईशा को संभालने के लिए उसकी कमर पर हाथ रख उसे पकड़ लेता है और ईशा की ओर मुस्कुराने लगता है। ईशा सटपटाते झटके से समर के ऊपर से उठ खड़ी हो जाती है और कहती है, आई एम सॉरी। वो गलती से। समर ईशा से कहता है, सॉरी, मैं तो चाहूंगा गलती से ही सही, ऐसी गलतियां तुमसे बार बार होती रहें। ईशा समर की बात को पलटते हुए कहती है, चलो चलो, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। कुछ ही देर में ईशा और समर कमल कुमार के घर पहुंच जाते हैं। कमल कुमार मुंबई के सबसे अमीर लोगों में से एक था, लेकिन फिर भी उसका घर छोटा ही था। जब समर कमल कुमार के घर के आगे गाड़ी लगता है, समर ईशा से पूछता है, तुमने तो कहा था ये तुम्हारे अंकल बहुत अमीर है, फिर इनका घर इतना छोटा कैसे है। ईशा मुस्कुराते हुए समर को जवाब देती है, मेरे अंकल अमीर जरूर है लेकिन वह जमीन से जुड़े आदमी है। उन्हें बड़े बड़े बंगलों में रहना नहीं पसंद। वह हमेशा से उनकी माताजी के साथ एक छोटे घर में रहे थे। फिर जब वह रियल एस्टेट बिजनेस में खूब पैसे कमाकर अमीर और फेमस हुए, तब भी वे दुनिया की दिखावटी चीजों से दूर रहे। समर ईशा की बात सुन उसे कहता है, हमम, लगता है तुम्हारे अंकल बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत के इंसान है। ईशा हल्के से हंसते हुए समर से कहती है, हाँ, तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक बार और याद दिला रही हूँ समर, अगर तृप्ति तुमसे बुरा व्यवहार करें तो तुम्हें चुप रहना है। हम यह मीटिंग खराब नहीं कर सकते। समर ईशा से कहता है, हाँ, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा उससे। इतना सुनकर ईशा गाड़ी में रखा हुआ गिफ्ट और ड्राई फ्रूट्स की बास्केट निकालती है और समर के साथ कमल कुमार के घर के अंदर चली जाती है। कमल कुमार का घर अंदर से भी एक माध्यम वर्ग के आदमी के घर जैसा ही था। कमल कुमार एक सोफे पर बैठे हुए थे। जब वह ईशा को देखते हैं, वह खड़े होकर ईशा से कहते हैं, ईशा बेटिया, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 साल के बाद मिल रहा हूं तुमसे और तुम्हें देखकर लग रहा है तुम दिन पे दिन जवान होती जा रही हो। ईशा हंसते हुए कमल कुमार से कहती है, मेरी छोड़िए, आप खुद को देखिए, अभी भी 30 साल के आदमी की तरह लग रहे हैं। राज क्या है आपकी इतनी फिट बॉडी का। कमल कुमार ईशा से कहता है, योग और घूमना, बस यही राज है बेटिया। ये दोनों एक ऐसी चीज है जो इंसान को फिट रखने के साथ साथ सारी बीमारियों को भी दूर रखती है। कमल कुमार की नजर समर पर पती है। ईशा के पिताजी मान सिंह शेखावत ने कमल कुमार को समर के बारे में पहले से सब कुछ सच बता दिया था। कमल कुमार समर को देख बहुत खुश थे। वह समर को साइड में खड़ा देख उससे कहते हैं, अरे समर बेटा, खड़े क्यों हो,
पास बैठो, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मान सिंह ने मुझे बताया था। दिखने में टैलेंटेड और स्किलफुल, ए परफेक्ट मैच फॉर ईशा। समर मुस्कुराते हुए कमल कुमार से कहता है, थैंक यू अंकल। जो सिर्फ इंसान को देखकर ही उसकी सही परख कर ले वह आदमी कोई मामूली आदमी नहीं होता। यू आर रियली ग्रेट। कमल कुमार समर से हंसते हुए कहता है, ईशा बेटिया सच में बहुत लकी है। अगर तुम मुझे पहले मिलते तो शायद मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी तृप्ति से करवा देता। ईशा और समर कमल कुमार के मुंह से यह बात सुन बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वे दोनों चाहते थे कि मीटिंग के दौरान तृप्ति का नाम ना ही आए तो बेहतर है, वरना उन्हें ना चाहकर भी कमल कुमार को आज जो होटल के सामने हुआ वाकया बताना पड़ता। लेकिन उसी वक्त उनका डर उनके सामने आ जाता है। तृप्ति वहां आकर कमल कुमार की बात सुन उन्हें कहती है, अरे पापा, आप कैसी बात कर रहे हैं? ईशा दी को अगर बुरा लगा तो वह मुझे जान से मार देगी। उस वक्त तृप्ति ने एक साधारण सा सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। अगर समर उसे आवाज से नहीं पहचानता तो उसे लगता है कि यह तृप्ति की कोई जुड़वां बहन है। ईशा एक बनावटी हंसी हंसते हुए तृप्ति से कहती है, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम तो मेरी बहन हो, मैं भला तुमसे इस मजाक के लिए क्यों लड़ूंगी? तृप्ति ईशा के पास खड़े होकर अपने दोनों हाथ कमर पर रख ईशा से कहती है, अच्छा, वहां तो तुम इसके लिए मुझसे बड़ा लड़ रही थी, और तुमने इसकी आइडेंटिटी भी मुझसे छुपाई। वहां ड्राइवर और यहाँ पति। चल क्या रहा है तुम दोनों का? ईशा तृप्ति की बात सुन कुछ कह नहीं पाती। तृप्ति ईशा को चुप देख उसे कहती है, क्या हुआ अब? सांप सूंघ गया क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? वहां तो पटो पटो मुंह चला रही थी तुमने जानबूझकर इस आदमी की आइडेंटिटी मुझसे छुपाई ना? जानबूझकर तुमने मुझे नहीं बताया कि यह तुम्हारा पति है ना? कमल कुमार तृप्ति का ईशा के प्रति ऐसा बर्ताव देख तृप्ति से पूछता है, बेटा ये सब क्या कह रही हो तुम? और ये घर आए मेहमानों से कैसा बर्ताव कर रही हो? यही सिखाया है मैंने तुम्हें? तृप्ति नाटक करते हुए अपने पिताजी से कहती है, पापा, इस आदमी ने शंकर को इतना मारा है कि वह बेचारा हॉस्पिटल में भर्ती है। कमल कुमार तृप्ति की बात सुन हैरान रह जाता है। उसे तृप्ति की बात पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए वह समर की ओर देख उससे पूछता है, क्या मेरी बेटी सच कह रही है? इससे पहले कि समर कमल कुमार को जवाब देता, ईशा कमल कुमार से कहती है, अंकल ये सब गलतफहमी में हुआ है, मैं आपको सब सच बताती हूँ। कमल कुमार अपना हाथ दिखकर ईशा को रोकते हुए ईशा से कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम बिल्कुल चुप रहो। जब तृप्ति उसके पिताजी कमल कुमार को बताती है कि समर ने शंकर को घायल कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, तब कमल कुमार गुस्सा कर समर से पूछता है, क्या मेरी बेटी सच कह रही है? समर कमल कुमार को जवाब देते हुए कहता है, हाँ सच तो है कि वह बुरी तरह घायल है, लेकिन लड़ाई आपकी बेटी और शंकर ने शुरू की थी। मुझे सिर्फ ब्लेम किया जा रहा है। अगर ब्लेम करना है तो शंकर पर कीजिए, उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी कुछ खास नहीं है। कमल कुमार समर से कहता है, यह असंभव है। मैं शंकर को सालों से जानता हूं, कोई भी आदमी लड़ाई में उसके सामने 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। समर कमल कुमार से कहता है, जैसा कि मैंने कहा उसकी स्किल्स इतनी खास नहीं। पता नहीं वह लोग किस खराब चक्की का आटा खाते हैं जो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाते। ईशा कमल अंकल से कहती है, प्लीज अंकल आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप प्लीज समर को माफ कर दीजिए। हम लोग इस बात से अनजान थे कि शंकर भैया आपके बॉडीगार्ड है। कमल कुमार ईशा से कहता है, ईशा बेटी तुम चुप रहो, ये हम दोनों के बीच का मामला है, तुम इस मामले में हमारे बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा होगा। ईशा कमल कुमार की बात सुन कहती है, प्लीज अंकल, आप जानते हो हमारी फैमिलीज का सालों से अच्छा रिश्ता रहा है, आप प्लीज समर को माफ कर दीजिए। कमल कुमार का गुस्सा देख ईशा समर से कहती है, समर प्लीज अंकल और तृप्ति से माफी मांगो। समर ईशा से कहता है, मैं भला क्यों माफी मांगू? तुम भी इस बात को अच्छे से जानती हो कि लड़ाई तृप्ति और शंकर ने शुरू की थी, हमने नहीं। ईशा समर से कहती है, समर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यहाँ किसी भी तरह की बहस नहीं करोगे, तो फिर तुम अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस बहस की वजह से कमल अंकल के हमारी फैमिली के साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स खराब होंगे। समर ईशा की बात सुनकर कहता है, पहली बात तो ये ईशा कि मैंने तुमसे किसी तरह का कोई वादा नहीं किया था, मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं कोशिश करूंगा बहस ना करने की। ये भी कहा था कि जैसा तृप्ति बिहेव करेगी मैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करूंगा, और तुम देख सकती हो कि ये नाटक कर रही है। दूसरी बात, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो रिश्ते बचाने के लिए अपनी गलती ना होने पर भी झुक जाए, तुम मुझसे वो चीज करवा रही हो जो मैं नहीं करना चाहता। समर की बात सुन कमल कुमार ईशा से कहता है, ईशा रिश्तों की तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि इन चीजों की वजह से हमारी फैमिलीज के रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। यह मैटर मेरे और समर के बीच तक ही सीमित रहेगा, लेकिन मैं इस चीज के लिए इसे माफ नहीं कर सकता। शंकर हमारे परिवार का बॉडीगार्ड है, वह सालों से हमारे साथ रहा है और हमारे परिवार का अब एक हिस्सा बन चुका है। अगर कोई हमारे परिवार के सदस्य को मारेगा तो मैं उसे ऐसे ही जाने तो नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी खास क्यों ना हो। समर कमल कुमार की बात सुनकर उसे कहता है, घुमा फिरा के बात मत कीजिए सर, जो कहना है सीधे कहिए। मैंने पहले सोचा था कि आप एक समझदार आदमी हैं, लेकिन आप तो बातों को बिना जाने समझे निर्णय लेने वाले आदमी निकले। कमल कुमार समर की बात सुन हंसने लगता है और कहता है, पहले मैं तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें कड़ी सजा नहीं देने वाला था, लेकिन तुम बहुत बड़बोले हो समर। अब मैं यह मैटर तृप्ति के हाथों में सौंपता हूँ, वह जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकती है, मैं इसे रोकूंगा नहीं।
समर तृप्ति की ओर देख उसे कहता है, अगर तुम्हें शंकर के मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए तो मैं पहले ही बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और रही बात अब झुककर तुमसे माफी मांगने की तो वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तृप्ति समर की बात सुन मुस्कुराने लगती है और समर की ओर देखकर कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वही करने को बोलूंगी जो तुम कर सकते हो, जैसे कि मेरे साथ 3 दिन गुजरना। तृप्ति की यह बात सुन समर, ईशा और कमल कुमार शॉक्ड रह जाते हैं। कमल कुमार तृप्ति से कहता है, बेटा तुम ये क्या कह रही हो, यह आदमी ईशा का पति है, तुम कैसे इसे ऐसे कह सकती हो। ईशा भी तृप्ति से कहती है, माना कि हम दोनों पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग कम है, लेकिन आखिर है तो यह मेरा पति ही ना। अगर तुम इसके साथ 3 दिन बिताओगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। कमल अंकल की इमेज खराब होगी, वो अलग। तृप्ति ईशा और कमल की बात सुन हंसते हुए कहती है, अरे आप लोग गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं भला इस इंसान के साथ 3 दिन उस तरह से क्यों बिताऊंगी। इसकी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है। इसने शंकर भैया को घायल कर हॉस्पिटल पहुंचाया है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं शंकर भैया हमारी फैमिली के बॉडीगार्ड है। अब इस आदमी ने उन्हें तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, इसलिए कोई तो गार्ड मेरे साथ होना चाहिए ना। इसने शंकर भैया जैसे बड़े मार्शियल आर्टिस्ट को हराया है, इसका मतलब है कि यह उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो यही 3 दिन के लिए मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। ईशा कमल कुमार की ओर देखकर उससे कहती है, अंकल आप कुछ बोलते क्यों नहीं। मैं ऐसे कैसे अपने पति को किसी के बॉडीगार्ड बनने की इजाजत दूं। ये शेखावत परिवार का दामाद है, लोगों को अगर इस बात की खबर हुई तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कमल कुमार ईशा से कहता है, ये सब बातें तो तुम्हें शंकर को घायल करने से पहले सोचना चाहिए थी। अब मेरी बेटी ने जो डिसीजन लिया है तुम्हें वह मानना पड़ेगा। ईशा अपने संबंध कमल कुमार के परिवार से नहीं बिगाड़ सकती थी। अगर कमल कुमार ईशा की कंपनी के साथ बिजनेस करने से मना कर देते तो ईशा की कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता। उसके पास अब तृप्ति की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह समर की ओर देख कहती है, तुम मेरी बातें कभी मान क्यों नहीं सकते, क्यों तुम्हें हमेशा उल्टा रास्ता चुनना होता है। अब अपना फैलाया हुआ रायता अब तुम ही समेटो, रहो इसके साथ 3 दिन। कमल कुमार मुस्कुराते हुए ईशा से कहता है, ठीक है, यह मैटर यहीं खत्म होता है, अब मैं और तुम बिजनेस की कुछ बातें कर लेते हैं। बिजनेस मीटिंग के बाद जब ईशा कमल कुमार के घर से होटल जाने के लिए निकलती है, तब समर ईशा के पास आकर कहता है, तुम ऐसे कैसे मुझे उस लड़की के साथ पूरे 3 दिन रहने दे सकती हो। माना हमारे बीच तुम्हारी तरफ से प्यार नहीं है, लेकिन हूं तो आखिर मैं तुम्हारा पति ही ना। ईशा समर को गुस्से से देख उसे कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखना, लेकिन जनाब को कभी मेरी बात मानना है ही नहीं। अब भुगतो। समर ईशा से कहता है, मुझे माफ। इससे पहले कि समर अपनी बात पूरी कर बात ईशा समर से गुस्सा होकर अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी का दरवाजा जोर से लगाती है और वहां से चले जाती है। रात के 9 बज चुके थे। जब समर ईशा को गुस्से में जाता हुआ देखता है, समर मन ही मन कहता है, तृप्ति तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त नहीं गुजार पाया, इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। इतने में ही तृप्ति अपने घर से बाहर निकल कर आती है और समर से कहती है, ओए बॉडीगार्ड, चलो हमें जल्द ही कहीं पहुंचना है। समर तृप्ति से कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना हूं, ड्राइवर नहीं। तृप्ति हंसते हुए समर से कहती है, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स मैंने हाईवे पर ही देख ली थी और मुझे अपनी जान प्यारी है। मैं तुम्हें कभी अपना ड्राइवर बना भी नहीं सकती। मैं अपने दोस्तों से मिलने स्काई क्लब जा रही हूं और एज माई पर्सनल बॉडीगार्ड तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो अब गाड़ी में बैठो। समर तृप्ति को गौर से देख रहा था। तृप्ति ने एक छोटा सा टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी। वह मन ही मन सोचता है, ये लड़की अपने 2 रूप लेकर चलती है, घर पर कुछ और बाहर कुछ और। समर तृप्ति की ओर देखकर उसे पूछता है, तुम्हें इतने छोटे कपड़े पहनने से डर नहीं लगता? अगर किसी ने तुम पर गंदी नजरें डाल छेड़ने की कोशिश की तो? तृप्ति समर को जवाब देती है, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे छेड़ने की। यहाँ पिताजी को हर एक शख्स जानता है, सभी को पता है कि अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो उसका हश्र ठीक नहीं होगा, और वैसे भी मैं अपने साथ बॉडीगार्ड इसीलिए ही तो रखती हूँ। चलो अब बातों में टाइम बर्बाद ना करो, गाड़ी में बैठो। समर अपनी आंखें घुमाते हुए गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में समर और तृप्ति स्काई क्लब पहुंच जाते हैं। तृप्ति गाड़ी से उतरकर समर से कहती है, हम क्लब पहुंच गए हैं, उतरो गाड़ी से, अंदर चलो। समर तृप्ति से कहता है, नहीं तुम ही जाओ, मुझे क्लब्स में जाने का कुछ खास शौक नहीं। तृप्ति समर पर गुस्सा करते हुए कहती है, अगर तुम साथ नहीं चले और अंदर मुझे कुछ हो गया तो तुम तो नहीं ही बचोगे, साथ ही साथ शेखावत फैमिली भी सफर करेंगी। मैं पापा से कहकर हमारा ईशा की कंपनी के साथ बिजनेस भी बंद करवा दूंगी। समर गाड़ी से उतरकर तृप्ति के पास जाकर उसे कहता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तृप्ति समर से कहती है, धमकी समझो या चेतावनी, लेकिन अगर तुम अंदर नहीं चले तो जैसा मैंने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब तुम खुद सोच लो। समर तृप्ति से कहता है, अगर ईशा को जरा खारोंच भी आई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तृप्ति समर से कहती है, अगर इतना ही उस लड़की की फिक्र है तो चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। इतना कहकर वह क्लब के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ जाती है। समर के पास तृप्ति के साथ जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। वह पहले ही ईशा की बात ना मानकर बखेड़ा खड़ा कर चुका था। अब वह तृप्ति की बात ना मानकर ईशा को और परेशान नहीं कर सकता था। समर तृप्ति को अंदर जाता देख उसके पीछे क्लब के अंदर चला जाता है। जैसे ही तृप्ति अंदर जाती है, एक लंबा सा आदमी जिसका नाम सावन था तृप्ति के पास आकर कहता है, तुम कितना लेट हो, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तृप्ति सावन से कहती है, सॉरी, घर पर कुछ मैटर हो गया था, बस उसी को सॉल्व करने में देरी हो गई।
तृप्ति से बात करते हुए सावन की नज़र समर पर पड़ती है। सावन समर की ओर देखते हुए तृप्ति से कहता है, ये कौन है? तुमने कहीं नया बॉयफ्रेंड तो नहीं रख लिया? तृप्ति सावन की बात सुन हंसने लगती है। वह सावन को जवाब देते हुए कहती है, ये और मेरा बॉयफ्रेंड। इसकी शक्ल देखी है तुमने? अगर दुनिया में यह आखिरी आदमी बचेगा तो भी मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। ये शंकर भैया का रिप्लेसमेंट है। शंकर भैया हॉस्पिटल में भर्ती है। सावन तृप्ति से पूछता है, शंकर भैया को क्या हुआ? वह ठीक तो है ना? तृप्ति सावन को बताती है कि किस तरह वह समर से मिली और किस तरह समर ने शंकर को घायल कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उस वक्त सावन के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह कोई झूठी कहानी सुन रहा हो। सावन तृप्ति से कहता है, लेकिन हमने आज का प्लान सिर्फ शंकर भैया की वजह से ही बनाया है, अगर वो नहीं आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तृप्ति सावन से कहती है, फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सोच रखा है, कुछ गलत नहीं होगा। सावन तृप्ति से पूछता है, शंकर भैया के बिन क्या प्लान है तुम्हारा? कैसे हम उन लोगों से लड़ेंगे? उस आदमी का बॉडीगार्ड बहुत ही शक्तिशाली है। तृप्ति समर की ओर देख सावन से कहती है, प्लान यह है, क्या लड़ेगा उस आदमी के बॉडीगार्ड से? समर को देख सावन जोर जोर से हंसने लगता है। वह तृप्ति से कहता है, क्यों मजाक कर रही हो तृप्ति? यह आदमी को पोषण से लड़ ले वही बहुत है। तृप्ति सावन से कहती है, इसके शरीर पर मत जाओ सावन। तुम्हें मेरा यकीन होना हो, लेकिन इस आदमी ने सच में शंकर भैया को हराया है। समर, जो कि इस दोनों की बातें सुन अब तक चुप था, तृप्ति के मुंह से किसी और को हराने की बात कही जाने पर समर कहता है, तुम अपने इस गेम में मुझे धकेलो, मैं किसी से लड़ने वाला नहीं हूं। तृप्ति अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए समर की ओर देख उसे कहती है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जैसा कहूंगी तुम्हें भी करना होगा, वरना याद है ना मैंने क्लब के बाहर क्या कहा था? समर हंसते हुए तृप्ति से कहता है, तुम सच में भी एक लूजर हो। तुम लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए बस उन्हें धमकियां देना जानती हो। जिंदगी और रिश्ते ऐसे नहीं चलते। तृप्ति समर से कहती है, जिंदगी मैं अपने हिसाब से चला लूंगी और रिश्ता मुझे तुमसे रखना है नहीं। तुम अपना मुंह बंद रखो प्लीज। तृप्ति ने जब सावन को शंकर के ना आ पाने की वजह बताई थी, सावन को तृप्ति पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ था। उसे लगा था कि वह हमेशा की तरह उससे मजाक कर रही है। सावन तृप्ति और समर की बातें सुनकर तृप्ति से कहता है, ये कैसा बॉडीगार्ड है जो तुमसे मुंह चला रहा है? इस बॉडीगार्ड को तुमने इतना क्यों चुरा रखा है? इसे इसकी औकात मालूम होनी चाहिए। सावन की बात सुन समर को गुस्सा आ जाता है। वह सावन से कहता है, एक बार और लास्ट लाइन रिपीट करना, फिर मैं बताता हूँ किसकी क्या औकात है। जैसे ही समर की बात सुन सावन समर से लड़ने उसके पास जाने लगता है। तृप्ति सावन को रोकते हुए कहती है, अरे इसका आज पहला दिन है, इसे बॉडीगार्ड के तौर तरीके नहीं है। डोंट वरी, जल्दी ही सीखा जाएगा। तुम इसकी बातों को आज इग्नोर करो। सावन अपना गुस्सा कंट्रोल कर तृप्ति से कहता है, चलो सूरज के पास से चलो, वह तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। तृप्ति समर और सावन डांस फ्लो के पास एक वीआईपी रूम में चले जाते हैं। वहां एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठ विस्की पी रहा था। जैसे ही तृप्ति वीआईपी रूम का दरवाजा खोलती है, सूरज उसे देख खुश हो जाता है और उससे कहता है, तुमने इतना देर क्यों गए? मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तृप्ति सूरज के पास जाकर उसे कहती है, यह हसबत छोड़ो, तुम यह बताओ कि इस बार तुमने क्या गड़बड़ की है? वो लोग तुमसे यहाँ लड़ने आ रहा है। दरअसल सूरज ने कुछ दिनों पहले मुंबई के एक पावरफुल आदमी को नशे में बुरा भला कहा था। उस दिन उस आदमी के बॉडीगार्ड ने सूरज और उसके दोस्तों को बहुत मारा था, जिसकी वजह से सूरज की बदनामी हुई थी और वह ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए आज उसने उस आदमी को जानबूझकर लड़ने के लिए बुलाया था, ताकि वह आज उसे लड़ाई में हराकर लोगों को दिखा दे कि वह किसी से कम नहीं है। और इस काम के लिए उसने तृप्ति की मदद ली थी, ताकि वह अपने साथ शंकर को उस आदमी के बॉडीगार्ड को हराने के लिए ले आए। सूरज यादव तृप्ति को ये सारी चीजें बताता है। तृप्ति सूरज की बात सुन उसे कहती है, पीते क्यों हो? इतना आगे जहली नहीं जाती तो? पीने के बाद तुम्हारा दिमाग घुटने में आ जाता है। सूरज यादव तृप्ति से कहता है, अब जो होना था वह तो हो चुका। अब हमें आज के लड़ाई के बारे में सोचना है और कैसे भी कर उस आदमी के बॉडीगार्ड को हराना है। इतना कहकर सूरज यादव इधर उधर देखता है और तृप्ति से पूछता है, शंकर भैया कहाँ है? तृप्ति सूरज यादव को जवाब देते हुए कहती है, शंकर भैया नहीं आए हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। सूरज यादव तृप्ति की बात सुन अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? अगर वह नहीं होंगे तो हम हार जाएंगे। पहले ही समाज में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। तृप्ति सूरज से कहती है, अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं साथ एक ऐसे एक्सपर्ट को लाई हूं जो उस आदमी के बॉडीगार्ड को हराने में तुम्हारी मदद करेगा। जब सूरज तृप्ति से पूछता है कि वह किस एक्सपर्ट की बात कर रही है, तृप्ति समर की ओर इशारा कर सूरज से कहती है, यही है वह एक्सपर्ट। इतना सुनते ही सूरज के पास बैठी हुई लड़की, जो कि सूरज की बहन थी, वह उठ खड़ी होती है और तृप्ति से कहती है, यहाँ हमारे परिवार के इज्जत पर बात आखिरी हुआ है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तृप्ति उस लड़की से कहती है, सृष्टि दी, शंकर भैया सच में हॉस्पिटल में भर्ती है और यह लड़का दिखने में मामूली है, लेकिन किसी भी हिटेक्टे आदमी से लड़ सकता है। तृप्ति की बात सुन सावन तृप्ति से कहता है, अगर शंकर भैया के साथ मैं खड़ा होता तो वह इंजर नहीं होते। जिसने उन्हें घायल का हॉस्पिटल पहुंचाया है, मैंने उसकी बोटी बोटी एक कर देता। सूरज यादव तृप्ति से पूछता है, हम जानना चाहते हैं शंकर भैया को घायल किसने किया? कौन है वह शख्स जो शंकर भैया से भी ताकतवर है? तृप्ति सूरज यादव से कहती है, अरे ही कोई, तुम लोग नहीं जानते उसे। अब यह हसबत छोड़ो और इस बात पर कंसंट्रेट करो कि मैंने उस आदमी को कैसे हराना है। समर तृप्ति की बात सुन अब समझ चुका था कि तृप्ति का उसे वहां लाने की वजह आखिर क्या थी। वह हंसते हुए तृप्ति से कहता है, इट्स अ शेम तृप्ति कि तुम एक एक्टर नहीं बनना चाहती, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग तो वाकई कमाल की है। तृप्ति समर से पूछती है, मैं कुछ समझ नहीं, क्या कहना चाहे हो?
समर तृप्ति से कहता है तुम जानबूझकर इन लोग को यह बात नहीं बताना चाहती ना कि शंकर को घायल का मैंने ही हॉस्पिटल भेजा है। तुम जानबूझकर तुम्हारे दोस्तों और मुझ भी अंत करवाना चाहती हो। तुम्हें मालूम है कि अगर मेरी इंसल्ट करेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम यहाँ मुझे मेरी बेइज्जती करवाने लाए हो, है ना? तुम्हारी श्रमिक के दर्शक तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, मैं नहीं। मुझे जाल में तुम इतनी आसानी से नहीं फंसा सकती। समर की बात सुनकर तृप्ति के चेहरे के भाव ऐसे थे मानो समर ने उसके दोस्तों के सामने उसकी पोल खोल दी हो। ये बात सच थी कि तृप्ति समर को इस क्लब में उसकी बेइज्जती करवाने ही लाई थी। उसे पता था कि उसके दोस्त जब समर की इंसल्ट करेंगे तो समर चुप नहीं रहेगा, और अगर उसके दोस्त और समर में भिन्नता हुई तो समर ही जीतेगा, लेकिन फिर समर के और दुश्मन बन जाएंगे जो उसे आसानी से जीने नहीं देंगे। यही तृप्ति का समर से बदला लेने का प्लान था। तृप्ति अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए कहती है ठीक है, यही प्लान था मेरा, लेकिन अब तुम मेरे इशारों पर नाचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी भी चीज़ के लिए मेरी बात नहीं मानी तो मैं पापा से कह के हमारा बिजनेस ईशा की कंपनी के साथ खत्म करवा दूंगी। समर तृप्ति से कहता है बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा तृप्ति, मैं कब से चुप हूँ, इसका मतलब यह तुम कुछ भी कहती जाओगी। अगर तुमने मुझसे अब ठीक से बात नहीं की तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तृप्ति का पहले ऐसे बहुत लोगों से सामना हुआ था जो उसे हानि पहुंचाने के लिए धमकियां देते थे, लेकिन तृप्ति आज तक कभी किसी से नहीं डरी। जब समर ने तृप्ति से कहा कि अगर तृप्ति ने उससे ठीक बिहेव नहीं किया तो उसके गुस्से से कमल कुमार भी नहीं बचा पाएगा, तब तृप्ति डर के मारे अपना एक कदम पीछे बढ़ा लेती है और समर से बिना कुछ कहे सृष्टि यादव के पास जाकर बैठ जाती है। समर और तृप्ति की यह बातें कोई सुन नहीं पाया था। सृष्टि यादव तृप्ति से कहती है तृप्ति इतने पर चल रहा है फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? तृप्ति किसी को दिखाना नहीं चाहती थी कि वह समर की बातों से डर चुकी थी। तृप्ति हाँ में अपना सर हिलाते हुए सृष्टि से कहती है हाँ सब ठीक है, मैं मुंबई के वन ऑफ द पावरफुल पर्सन्स की बेटी हूँ, मेरे शांत भला कुछ गलत क्यों होगा? सृष्टि तृप्ति से कहती है वह तुम्हारा दोस्त कोने में अकेला यूं खड़ा है, उसे भी अपने पास बैठा लो। तृप्ति अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है वह हमारा दोस्त नहीं है, शंकर भैया हॉस्पिटलाइज्ड है तो मेरे पापा ने सिमरान या बॉडीगार्ड बनाया है, उसकी जगह भी है, उसे भी खड़ा रहने दो। सृष्टि तृप्ति से कहती है तुम्हें अपना यह बिहेवियर छोड़ देना चाहिए तृप्ति। अभी देखो किसी ने शंकर भैया जैसे एक्सपर्ट को घायल का हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अगर वह ना होते तो तुम्हें जानबूझकर मुश्किलें लेना बंद कर देना चाहिए। तृप्ति सृष्टि की बात सुन गुस्सा हो जाती है। वह अपना ईगो हर्ट नहीं होने देना चाहती थी। वो सृष्टि को जवाब देते हुए कहती है तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपने छोटे भाई की चिंता करो, जब वह आदमी को इससे लड़ने वाला है उससे कौन लड़ेगा? सृष्टि तृप्ति से कहती है मैंने महेश अंकल को बुला लिया है, वह उम्र में बड़े हैं लेकिन उनमें अभी भी बहुत ताकत है, वह आसानी से उन लोगों से लड़ लेंगे। तृप्ति सृष्टि से कहती है हाँ मैंने महेश अंकल के लड़ाई के किस्से सुना है, लेकिन क्या होगा अगर वह आदमी जो लड़ने वाला है वह एक एक्सपर्ट निकला तो? लेकिन आजकल वैसे भी एक्सपर्ट मार्शियल आर्टिस्ट कहाँ ही नजर आते हैं। सृष्टि तृप्ति से कहती है ऐसा तो कोई मत, मैंने तुम्हें बताया था ना कि पिछले मंथ मेरे पिताजी जोधपुर में धर्मा एसोसिएशन की एक मीटिंग ज्वाइन करने गए थे, याद है ना? तृप्ति हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सुना भी था कि वहाँ लड़ाई कभी खूब हुए थे। सृष्टि तृप्ति से कहती है हाँ, वहाँ एक ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट आया था जिसने उससे लड़ने वाले लोगों की हालत ढीली कर दी थी। इवन मेरे अंकल अभी बोल रहे थे कि ऐसे ग्रैंड मास्टर सदियों में भीग भी ही दिखाई दे है। तृप्ति सृष्टि से पूछती है नाम क्या है उन ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट का? सृष्टि यादव तृप्ति को बताती है वे धर्मा एसोसिएशन में पहली बार आए और अपने एक ही अपीयरेंस से उन्होंने धर्मा एसोसिएशन की हालत बदल दी। सुनने में आया था कि उन्होंने अभिमन्यु जैसे महान मार्शियल आर्टिस्ट को भी हरा दिया था, लेकिन वह उसके बाद वहां से तुरंत निकल गए थे, इसलिए मेरे पिताजी ना ही उनका नाम जान पाए नहीं वे पता लगा पाए कि ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट रहते कहाँ है। सूरज यादव सृष्टि की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है जब पिताजी ने उन ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट के बारे में बताया था मैं भी वहां मौजूद था। पिताजी बता रहे थे कि उन ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट की उम्र 30 के लगभग होगी। अब इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर पाने वाले आदमी में जरूर कुछ बात तो होगी। वहां बैठे सभी लोग सृष्टि यादव और उसके छोटे भाई सूरज यादव की बातें ऐसे सुन रहे थे जैसे वह किसी महान इंसान की महान गाथा सुन रहे हो। सावन सृष्टि और सूरज की बातें सुन कहता है ऐसे ग्रैंड मास्टर के सामने तो उस आदमी का बॉडीगार्ड कुछ नहीं जो हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। सूरज यादव सावन की बात सुन कहता है हाँ तुमसे चेक कर रहे हो, अगर मैंने ऐसे ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट को आज बुला सकता तो चाहे मुझे करोड़ रुपए भी देने पड़ते। मैंडेटा अनफॉर्चुनेटली मेरा ऐसे ग्रैंड मार्शियल से कांटेक्ट कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। ETING में अपना रौब दिखाया था। तब सावन सूरज यादव से कहता है इतने बड़े ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट को ऐसी फाइट्स करवाने के लिए मैं कम से कम 10 करोड़ रुपए तो देने ही पड़ते। सृष्टि यादव सावन की बात सुनकर उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ पैसों के भूखे होंगे। तृप्ति सृष्टि यादव की बात सुन हंसने लगती है और कहती है अगर उस ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट ने तुम्हें एक नज़र भी देख लिया तो वह तो तुम्हारे खाने पर पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, आखिर हो ही तुम इतनी सुंदर। ये कहते हैं वक्त तृप्ति की नज़र समर पर पड़ती है और वह मन ही मन सोचती है कि कहीं समर ही तो वह ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। लेकिन फिर वह इस सोच में पड़ जाती है कि अगर समर ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट होता तो वह शेखावत परिवार में शादी नहीं करता। समर उस VIP रूम के कोने में खड़ा इन सभी लोगों की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन वह मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना चाहता था और ना ही वह उस वक्त अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता था। कुछ ही देर में समय की नज़र क्लब के एंट्रेंस गेट पर पड़ती है। वहां से एक आदमी जिसके सर पर बाल नहीं थे वह मुस्कुराते हुए आ रहा था। कुछ आदमी के पीछे 5 लोग उसके साथ आ रहे थे। यह आदमी वही था जो सूरज यादव के साथ लड़ाई करने आया था। वह अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाए हुए सूरज यादव से कहता है अरे सूरज, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने चिल आदमी होंगे जिसे पता है कि उसकी मौत उसके नजदीक आ रही है फिर भी वह बैठकर शराब पिए जा रहा है। सूरज उस आदमी को देखकर घबरा जाता है।
वो उस आदमी को जवाब देते हुए कहता है, संदीप रावत, तुम तो लड़ाई के लिए वक्त से पहले ही पहुंच गए। हमने जिसे तुमसे लड़ाई करने के लिए बुलाया है वह भीतकायानी है, इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। संदीप रावत हंसते हुए सूरज यादव से कहता है, अबे घोंचू, मैंने हॉल में आया हूं कोई क्रिकेट का मैच देखने नहीं कि जब तक टॉस नहीं होगा तो मैच चालू नहीं होगा। हिम्मत है तो खुद लड़, दूसरों के भरोसे कब तक जीता रहेगा। संदीप रावत की बात सुनकर सूरज यादव को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह जैसे ही अपनी सीट से उठकर संदीप रावत की ओर बढ़ता है, उसकी बहन सृष्टि यादव उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए संदीप रावत से कहती है, संदीप आप तो बड़े हैं, अपने से छोटों की इतनी बात तो मान ही सकते हैं। जब संदीप रावत की नज़र सृष्टि यादव पर पड़ती है, वह उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। सृष्टि यादव ने ब्लैक कलर की एक मिनी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसके लंबे और गोरे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। सृष्टि यादव को देख संदीप रावत उसे कहता है, और किसी का तो पता नहीं लेकिन मैं तुम्हारी बात जरूर मान सकता हूँ, वह भी सिर्फ एक शर्त पर। सृष्टि यादव संदीप रावत से पूछती है, कैसी शर्त की बात कर रहे हैं आप। संदीप रावत अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाए हुए सृष्टि से कहता है, जब तक वह आदमी नहीं जाटा जो हमसे रहने वाला है तब तक तुम्हें मेरे साथ बैठकर बीयर पीना होगा। सृष्टि यादव के पास खड़ी तृप्ति संदीप रावत की बात सुन उससे कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सृष्टि से इस तरह से बात करने की। संदीप रावत तृप्ति की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तुम उम्र में छोटी लगती हो लेकिन बड़ा ही तीखा बोलती हो, क्यों ना तुम वहीं मेरे पास आकर बैठ जाओ। तृप्ति संदीप से कहती है, तेरे जैसे शैतान के पास तो मेरी जूती भी ना बैठे। तृप्ति की यह बात सुनकर संदीप रावत अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है। संदीप रावत के आदमी आगे बढ़ते हैं और सूरज यादव के ग्रुप को इस तरह घेर लेते हैं कि वहां से कोई मक्खी भी बचकर निकल ना सके। सूरज यादव गुस्सा कर संदीप रावत से कहता है, संदीप ये तुम्हारा मोहला नहीं है, जो तुम जो जी में आए वह करोगे। संदीप रावत सूरज से कहता है, बेटा तू तो चुप ही रहे, पिछली बार सिर्फ तुझे तेरे पिताजी की वजह से जाने दिया था, इस बार अगर तूने बेवजह अपना मुंह चलाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तृप्ति संदीप को इस तरह सूरज से बात करते देख कहती है, अगर तुम यात्री आदमियों ने मुझे छूने की भी कोशिश की तो तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। संदीप रावत तृप्ति से कहता है, पहले तो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बैठना चाहता था लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। सावन संदीप की बात सुन उसे कहता है, तुम हिप्ता भी है, तुम्हें जिससे इस तरह से बात कर रहे हो वह किसकी लड़की है। तृप्ति कमल कुमार जी की बेटी है, अगर अपनी खैर चाहते हो तो तृप्ति से माफी मांगो। कमल कुमार का नाम सुनकर संदीप रावत चौंक जाता है। उसे पता था कि अगर उसे मुंबई शहर में जिंदा रहना है तो उसके लिए बेहतर होगा वह कमल कुमार से किसी भी तरह का पंगा ना ले। संदीप रावत तृप्ति की ओर देख उसे कहता है, चूंकि तुम्हारे पिताजी और मेरा संबंध ठीक है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत देता हूँ। तृप्ति अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाए हुए संदीप से कहती है, मैं तो चली जाऊंगी लेकिन तुम्हें अभी के अभी मेरे दोस्तों से माफी मांगनी होगी वरना अंजाम तुम्हारा ठीक नहीं होगा। तृप्ति का ये बर्ताव देख समर तृप्ति से कहता है, हमारे पास अभी वक्त है, में सच लिस्कते हैं, तुम्हें क्यों मुश्किलें अपने से लेने की आदत है। समर की बात वहां खड़े सभी लोगों ने सुन ली थी। सावन तृप्ति से कहता है, यह बॉडीगार्ड है तुम्हारा जो बताने पर चूहे की तरह भागना चाहता है। सावन के पास खड़ा सूरज यादव भी समर की और गुस्से से देख तृप्ति से कहता है, अरे इसे देखकर तो मैं पहले ही समझ चुका था कि यह एक डिपो का आदमी है। तृप्ति, तुम्हें अपने पिताजी से कहकर इसे जल्द से जल्द भगा देना चाहिए। ये सभी लोग इस बात से वाकिफ नहीं थे कि समर एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट है जिसे किसी भी इंसान से लड़ाई में हारने का खौफ नहीं है, लेकिन समर बेवजह अपनी शक्तियां वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए जब संदीप रावत ने तृप्ति से कहा कि वह जा सकती है तब समर ने तृप्ति को यही सलाह दी कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। सावन और सूरज की बात सुन सृष्टि यादव तृप्ति से कहती है, तुम इन दोनों की बात मत सुनो, तुम्हारा बॉडीगार्ड सीख रहा है, इस लड़ाई से तुम्हारी कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हें इस मैटर में नहीं चाहिए। तृप्ति अपने दोनों हाथ आगे बांधते हुए सृष्टि से कहती है, अगर मुझे जाना होता तो मैं यहाँ आती ही क्यों, और वैसे भी बदकम यहाँ हाथ में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संदीप रावत के पीछे खड़ा आदमी उससे पूछता है, बॉस हमारा अगला मूव क्या है, क्या हम खड़े खड़े ऐसे ही इन्हें देखते रहेंगे। संदीप रावत उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं है, लड़की कमल कुमार की बेटी है, अगर मैंने कमल कुमार से पंगा लिया तो मेरा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर संदीप रावत तृप्ति की ओर देखकर उसे कहता है, देखो मैं अभी भी तुम्हें कहा हूं कि तुम यहाँ से चली जाओ, यह मामला मेरे और यादव परिवार के बीच का है, तुम्हारा इस मैटर में कोई रोल नहीं है। तृप्ति संदीप रावत से कहती है, मैंने कहा न, जब तक तुम इन लोगों से माफी नहीं मांगोगे बदका मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अभी तो तुम माफी मांगो या फिर महेश भैया का इंतजार करो। महेश वही आदमी था जिसे सृष्टि यादव ने लड़ने को बुलाया था। सूरज यादव ने संदीप रावत के साथ इस लड़ाई को लेकर पूरे 5 करोड़ की शर्त लगाई थी, इसलिए यह मामला दोनों पार्टीज की इज्जत का तो था ही साथ पैसों का भी था। तृप्ति के इस तरह से अड़े रहने पर संदीप रावत के पास महेश का इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वह झुककर उन लोगों से माफी मांग लेता तो उससे उस दिन के बाद मुंबई में कोई नहीं डरता। संदीप रावत अपने आदमियों को लेकर साइड में खड़ा हो जाता है। समर कोने में खड़ा ये सब ऐसे देख रहा था जैसे उसे दुनिया जहां से कोई मतलब ना हो। कुछ ही देर में वहां महेश आता है और कहता है, मुझे माफ करना, आने में जरा देरी हो गई। महेश एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके बाल सफेद थे और कद छोटा। वह यादव परिवार का बॉडीगार्ड था। महेश के बॉक्सिंग के किस्से बड़े भी प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि वह अपने एक मुंह से लोगों को घायल कर देता था। महेश को आता देख कोने में खड़ा हुआ संदीप रावत सूरज यादव से पूछता है, यही है वह इंसान जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। महेश के आ जाने से सूरज का डर चला जाता है। वह अपने चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान लाए संदीप से कहता है, हाँ वही है। महेश को देख संदीप हंसते हुए सूरज से कहता है, ठीक है फिर लड़ाई शुरू की जाए। संदीप की बात सुनकर स्काई क्लब का मैनेजर अपने बाकी ग्राहकों को वहां से जाने के लिए कह देता है। वह मैनेजर जानता था कि दोनों पक्षों की लड़ाई में उसके किसी भी ग्राहक को चोट आ सकती है और अगर
ऐसा हुआ तो उसका क्लब बदनाम हो जाएगा, इसलिए वो अपने वेटर से कहकर वहां रखी हुई कांच की टेबल्स भी स्टोर रूम में रखवा देता है। संदीप रावत अपने आदमी से कहता है, जाओ बलराम, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। बलराम महेश के पास आकर उसे कहता है, सिर्फ 3 मूव्स में मैं तुझे हरा दूंगा। बलवंत की बात सुन सावन सूरज यादव से कहता है, यह बलराम नाम का आदमी कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रहा, लगता है यह महेश अंकल के बारे में ज्यादा जानता नहीं है। 3 मूव्स तो क्या है, 30 मूव्स में भी अंकल को हरा नहीं पाएगा। सूरज यादव हल्के से हंसते हुए सावन से कहता है, सही बोल रहे हो तुम, पिछली बार जिस आदमी ने मुझ पर वार किया था वह नहीं है, लगता है इसे संदीप के पास भी लड़ाई करने के लिए 6 आदमी नहीं बचे। बलवंत की बात सुन महेश उसे जवाब देते हुए कहता है, बेटा मैंने अपनी जिंदगी में तेरे जैसे बहुत बच्चे देखे हैं जो अपने आप को लड़ाई से पहले बाहुबली बताते हैं लेकिन लड़ाई के बाद ढेर हो जाते हैं। बलवंत महेश से कहता है, अबे बुढ़े मुंह बंद कर लड़ाई स्टार्ट कर, वह तो वक्त ही बताएगा कौन ढेर होता है कौन नहीं। मुंबई में सभी लोग यादव परिवार से जलते थे। यादव परिवार ना ज्यादा पैसे वाला था ना ही ज्यादा पावरफुल, लेकिन मुंबई के पास स्थित यादव इंडस्ट्रीज मुंबई की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी टक्कर दे देती थी। इसलिए मुंबई के पावरफुल लोग यादव परिवार को हर तरह की रेस में हराना चाहते थे, चाहे वह पैसे की हो, पावर की या इज्जत की। संदीप रावत भी यादव परिवार को हराकर यादव इंडस्ट्री हड़पना चाहता था, इसलिए उसका पहला निशाना सूरज यादव था। सृष्टि यादव महेश और बलराम को देख अपनी फिंगर्स क्रॉस करते हुए धीमी आवाज में कहती है, भगवान प्लीज महेश अंकल को इस लड़ाई में जीत हासिल करवा देना, वरना हमारी इज्जत तो सोसाइटी में जाएगी ही जाएगी, लेकिन पैसे जाएंगे वो अलग। सूरज यादव सृष्टि को भगवान से यह प्रार्थना करते सुन लेता है। वह सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, फिक्रम तकरो बहन, मुझे महेश अंकल पर पूरा भरोसा है, उन्होंने अच्छे लोगों को धूल चटाई है, फिर बलराम तो मुझे महेश अंकल के पैर की धूल तक नजर नहीं हटा। समर कोने में खड़ा होकर शांतिपूर्वक ये सभी दृश्य देख रहा था। वो अपने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल उसमें से एक सिगरेट निकालकर उसे जलाकर पीने लगता है। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वह वहां कोई एंटरटेनिंग शो देखने वाला हो। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, महेश अपनी सारी ताकत लगाकर बलराम के मुंह पर एक जोर पंच मारता है, जिससे बलराम के आगे का दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है। ये देख सूरज यादव मन ही मन सोचता है कि जिस तरह से फाइट स्टार्ट हुई है उस तरह तो बलवंत वहां पर 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा और महेश के सामने आसानी से हार जाएगा। बलराम अपने हाथों से अपने होंठ को टच करके देखता है और महसूस करता है कि उसका एक दांत गिर चुका है और नाक से खून बह रहा है। बलराम गुस्से से महेश की ओर देख कहता है, बुड्ढे मैं तुझे अब छोड़ूंगा नहीं, अब तो देखता जा। महेश हंसते हुए बलराम से कहता है, अरे तो क्या मुझे। इससे पहले कि महेश अपनी बात खत्म करता, बलराम उसके करीब आकर उसके सर से महेश के सर पर जोर का वार करता है, जिससे महेश जमीन पर गिर जाता है। महेश के सर से अब खून निकलने लगा था। महेश जैसे ही जमीन से उठता है, बलराम अपनी हथेली से महेश की कमर पर जोर का वार करता है। महेश घबराते हुए बलराम से कहता है, तुम तो इनो मार्शियल आर्टिस्ट हो। बलराम महेश की बात सुन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए महेश को देखने लगता है। महेश और बलराम को लड़ते देख तृप्ति समर के पास जाती है और उसे कहती है, क्या लगता है तुम्हें बलराम जीतेगा या महेश अंकल। समर तृप्ति से कहता है, इसमें लगना क्या साफ दिख रहा है कि बलराम का पलड़ा भारी है। तृप्ति समर से कहती है, महेश अंकल एक बॉक्सर है, देखना तुम वह इस तरह से हार नहीं मानेंगे। समर तृप्ति से कहता है, बॉक्सर हो या मार्शियल आर्टिस्ट, तुम्हारा महेश अंकल बलराम में सामने अपनी स्ट्रेंथ का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तृप्ति समर से पूछती है, तो फिर तुम्हारे मुताबिक रिजल्ट क्या होगा। समर तृप्ति को जवाब देते हुए कहता है, रिजल्ट तो बलराम ने लड़ाई से पहले ही बता दिया है, वह अपने 3 मूव्स में महेश अंकल को आसानी से हरा देगा। तृप्ति समर की बात सुन उसे कहती है, अगर तुम खुद को इतना ही एक्सपर्ट मानते हो तो तुम खुद बलराम से क्यों नहीं लड़ लेते, हारने का डर क्या। समर मुस्कुराते हुए तृप्ति से कहता है, अगर मैं बलराम से लड़ा तो उसी की तरह मैं भी पहले ही रिजल्ट बता दूंगा कि मेरे 2 मूव्स में ही मुझसे हार जाएगा, लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुम्हारे ऐसे जाल में नहीं फंसूंगा। तुम वह लड़की हो जो लोगों को बेवकूफ अब न कर गोमेंद खेलना जानती हो। अब मेरे पास से जाओ, मुझे शांति से लड़ाई देखने दो। तृप्ति समर से कहती है, मुझे तो लगता है तुम एक फ्रॉड हो, अगर तुम में सच में हिम्मत है तो तुम उस ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट की बलराम से क्यों नहीं लड़ सकते जिसके बारे में सृष्टि बता रही थी। समर और ईशा जब मुंबई आए थे, रास्ते में उनके पीछे कुछ लोग ईशा की जान लेने के लिए पड़ गए थे। समर पहले ही ईशा को लेकर परेशान था। वह अपनी आइडेंटिटी रिवील कर और बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था। अगर वह बलराम से लड़कर उसे घायल कर देता तो संदीप रावत के आदमी उसके पीछे पड़ जाते, जिससे उसका ईशा के दुश्मनों को हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता। समर तृप्ति की बात सुन कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं बलराम से नहीं लड़ने वाला। तृप्ति समर पर गुस्सा कर उसे कहती है, अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम एक फ्रॉड आदमी हो तो मैं तुम्हें अपने साथ कभी लाती ही नहीं। तुम बलराम और महेश अंकल की लड़ाई के बाद यहाँ से जा सकते हो। समर तृप्ति से कहता है, जाओ, अब तुम मुझे परेशान मत करो। समर की बात सुन तृप्ति सूरज यादव के पास आकर खड़ी हो जाती है। महेश बलराम से कहता, अब तेरा तमाशा खत्म होगा बलराम, अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बलराम महेश को गुस्सा देख जमकर महेश के कंधों पर इतना जोर का वार करता है कि महेश धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है उसके कंधों से खून टपकने लगता है। महेश दर्द से चिल्लाकर अपना सर नीचे झुकाते हुए कहता है, मैं हार मानता हूँ। ये देख सूरज यादव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह पैसों के साथ साथ अपनी इज्जत भी संदीप रावत के सामने हार चुका था। संदीप रावत जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी थी, वह सूरज यादव के पास आकर कहता है, चलो अब खेल खत्म हुआ, पैसे निकालो और यहाँ से दफा हो जाओ। तृप्ति समर की और देख आश्चर्य में पड़ मन ही मन कहती है, इसने जैसा बोला था ठीक वैसा ही हुआ। कहीं यही तो वह ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट नहीं जिसके बारे में सृष्टि बता रही थी।
जब सूरज यादव संदीप रावत को पैसे ट्रांसफर कर रहा होता है, तृप्ति संदीप के पास जाकर उसे कहती है अगर हम वापस से इन्हीं पैसों की शर्त लगाना चाहें तो। संदीप रावत हंसते हुए तृप्ति से कहता है वापस से शर्त? लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अब तुम्हारी और इसे बलराम से लड़ेगा कौन, तुम दोनों लड़कियां? अगर ऐसा है तो फिर मैं इन शर्त लगने के लिए तैयार हूँ। खेल अब खत्म हो चुका था। अब समर वहां एक मिनट भी नहीं टिकना चाहता था। जैसे ही समर स्काई क्लब से जाने के लिए निकलता है, तृप्ति उसके पास दौड़कर जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है प्लीज जिसम रुक जाओ। मैं जानती हूँ तुम बलराम को हरा सकते हो, प्लीज मेरी बात मानकर इस लड़ाई में भाग ले लो। समर तृप्ति का हाथ अपने हाथों से झटकारते हुए कहता है मैंने तुमसे पहल भी कहा है और वापस कह रहा हूँ, मुझे किसी से लड़ाई नहीं लड़ना। अब अगर तुम गिड़गिड़ा कर भी मुझसे दरखास्त करोगी तो भी मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला, इसलिए प्लीज यह नाटक करना छोड़ दो। तृप्ति समर की बात सुन छोटा सा मुंह बनाते हुए कहती है अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम मुझे किस करने के लिए भी कहोगे तो मैं करूंगी। तृप्ति की यह बात सुन वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। सावन और सूरज ने हमेशा से तृप्ति को पटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तृप्ति इन दोनों में से किसी को जरा भी भाव नहीं देती थी। आज जब उसने समर को, जो कि उसका बॉडीगार्ड है, उसे किस करने कहा तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। समर मुस्कुराते हुए तृप्ति को जवाब देता है नो थैंक्स, मुझे तुम जैसी लड़कियों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तृप्ति समझ चुकी थी कि अब समर उसके प्यार से मनाने से नहीं मानेगा, इसलिए वह अपनी आखिरी चाल समर पर आजमाते हुए कहती है मैंने एक बार कह दिया कि तुम्हें बलराम से मुकाबला करना है, मतलब करना, वरना मैं आज के आज ही पिताजी को तुम्हारी पत्नी की कंपनी के साथ बिजनेस करने से मना कर दूंगी। समर हल्के से हंसते हुए तृप्ति से कहता है अगर तुम्हारे पिताजी सिर्फ तुम्हारे कहने से कंपनियों के साथ बिजनेस खत्म करने लगे तो दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी है। इतना कहकर समर वहां से जाने के लिए स्काई क्लब के एंट्रेंस गेट से बाहर निकलता है। जैसे ही वह गेट पर अपना कदम रखता है, संदीप रावत के आदमी उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। संदीप रावत समर की पीठ पर हाथ रख समर से कहता है क्यों बेशाने, एक बार में मैडम की बात समझ नहीं आती क्या? अब उन्होंने बोला रुकने का मतलब रुकने का। संदीप रावत समझता है कि अगर समर बलराम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो बलराम उसे एक ही बार में हरा देगा, जिससे संदीप रावत को डबल पैसे मिलेंगे, इसलिए वह समर को डराकर उसे बलराम से लड़ाई करने के लिए मजबूर करता है। समर संदीप रावत को जवाब देते हुए कहता है मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो मुझे रोकेगा कौन, तुम या तुम्हारी यह बंदर? संदीप रावत हंसते हुए वहां खड़े सभी लोगों की ओर देखते हुए कहता है देख रहे हो इस छछूंदर की जुबान कितनी चल रही है, मेरे आदमियों को बंदर समझ रहा है। अब एक हो मेरे आदमी तुझसे इतने ज्यादा पावरफुल है कि एक इनमें से तुझे एक ने भी मुका मार तो तू अभी क्या भी यही अभी पेंट गीली कर देगा। तृप्ति संदीप रावत के पास आकर कहती है अगर यह मान जाता है तो मैं तुमसे इस बार 5 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ की शर्त लगाने के लिए राजी हूँ। तृप्ति की बात सुन सावन उसे कहता है तृप्ति तुम अहोंश में तो हो, ये कैसी हरकतें कर रही हो? पहले अपने बॉडीगार्ड को किस करने का झांसा देकर उसे लड़ाई के लिए उकसाना और अब संदीप से 10 करोड़ की शर्त लगाना, जबकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आदमी बलराम से आसानी से हार जाएगा। सूरज यादव भी तृप्ति से कहता है मुझे इस आदमी की परवाह नहीं तृप्ति, लेकिन 10 करोड़ इस आदमी पर बर्बाद करना, यह तो पागलपंती है। सृष्टि जो अपने भाई सूरज यादव के पास खड़ी हुई थी, तृप्ति से कहती है तृप्ति मैं जानती हूँ तुम्हें अपने ऊपर मुश्किलें लेना पसंद है, लेकिन तुम सुमगो क्यों मौत के घाट उतारना चाहती हो? इस लड़ाई में उसकी जान भी जा सकती हो, जबकि उस बेचारे का तो दोनों पक्षों से कोई लेना देना भी नहीं। तृप्ति सूरज, सृष्टि और सावन की बातें सुन उन पर चिल्लाते हुए कहती है तुम सभी लोग प्लीज चुप हो जाओ। मैंने डिसाइड करना था वह मैंने कर चुकी है, प्लीज संदीप और मुझे बात करने दो। संदीप रावत तो पहले से ही चाहता था कि समर बलराम से लड़ने के लिए तैयार हो जाए ताकि वह बैठे बिठाए 5 करोड़ रुपए कमा ले, और जब तृप्ति उसे कहती है कि वह इस शर्त के लिए 10 करोड़ रुपए लगाना चाहती है तब संदीप रावत के मन में लालच पैदा हो जाता है। वह तृप्ति से कहता है जब तुम इस आदमी की जान पर 10 करोड़ रुपए उड़ाने तैयार हो तो हम कौन होते हैं लूटने से मना करने वाले, मैं भी इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। संदीप रावत बलराम को सिर्फ एक दिन के लिए सूरज यादव से लड़ने के लिए लाया था, अब उसे इतना अच्छा मौका मिलने पर वह बलराम का पूरी तरह से उपयोग करना चाहता था। संदीप रावत की बात सुन तृप्ति समर के पास जाकर कहती है अगर तुम इस लड़ाई में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी, अब सोच लो। समर हंसते हुए तृप्ति को जवाब देता है 1 करोड़? यह लड़ाई बच्चों की नहीं है, जिंदगी और मौत की है। नहीं, मैं 1 करोड़ के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता, मुझे तुम्हें जितना जीतती हो उसका 70% चाहिए, भी मैं इस लड़ाई के लिए हाँ कपाऊंगा। समर की बात सुन तृप्ति समर से कहती है 70% बहुत ज्यादा है। जब बलराम और महेश कल फाइट कर रहे थे, जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम बलराम को हरा सकते हो तो तुमने कहा था आसानी से। अब तुम लड़ाई के 7 करोड़ क्यों चाहते हो जब तुम्हारी जान ही दांव पे नहीं लगना है? समर तृप्ति से कहता है मैंने तुम्हें इतनी बातें करने नहीं कहा, जो शर्त है वह साफ बता दी, अब तुम हाँ ना में जवाब दो, मैं 7 करोड़ से 1 रुपया भी नीचे नहीं लेने वाला। बलराम से समर को लड़वाने से तृप्ति को 3 फायदे होने थे। पहला, तृप्ति को समर के बैकग्राउंड के बारे में पता लग जाता। दूसरा, सूरज यादव और सृष्टि यादव की मदद कर वह उन दोनों को एहसानमंद बना देती ताकि वह हमेशा उसके साथ रहे और उसकी ही बात माने। तीसरा, समर की लड़ाई में जीत जाने से तृप्ति को 10 करोड़ का फायदा होता। जब तृप्ति समर से बलराम से लड़ाई करने के लिए कहती है तब समर उसे कहता है कि उसे जीत का 7% हिस्सा चाहिए। तृप्ति कुछ देर सोचने के बाद समर से कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी शर्त यह है कि अगर इस लड़ाई के दौरान तुम्हारी जान जाती है तो उसका जिम्मेदार तुम खुद होंगे। समर तृप्ति की बात सुनकर हंसते हुए कहता है मुझे नहीं पता था हम शर्तों में शर्त भी जुड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो मेरी भी एक शर्त है कि इस मुकाबले के बाद तुम मुझे भी परेशान नहीं करोगी। तृप्ति समर से कहती है ठीक है, मुझे मंजूर है। तृप्ति संदीप रावत को मुकाबला शुरू करने का इशारा करती है।
संदीप रावत बलराम से कहता है, बलराम कोशिश करना कि लड़ाई जल्दी खत्म हो, मैं जल्दी से जल्दी 10 रुपए का रो लेकर यहाँ से निकलना है और अदया करने की कोई जरूरत नहीं है। जब इंसान खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहता हो तो हमें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। बलराम संदीप रावत को जवाब देते हुए कहता है, फिक्र मत करो बॉस, इस दोडी को तो मैं एक ही मुक्के में गायब कर दूंगा। समर को लड़ाई के लिए हाँ करता देख महेश धीरे से जमीन से उठकर सृष्टि यादव के पास आकर कहता है, यह तृप्ति मैडम क्या करने जा रही है? इस सीधे साधे इंसान को मौत के मुंह में धकेल रही है। यह इंसान बलराम से किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएगा। सृष्टि यादव महेश से कहती है, मैं तृप्ति को समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन अब तानहीन उसके सिर पर कौन सा भूत सवार है। वो 10 करोड़ तो हारेगी ही, लेकिन लड़ाई में इस बेचारे बॉडीगार्ड की भी जान जाएगी। महेश सृष्टि से कहता है, तृप्ति मैडम किसी की बात नहीं मानेंगे तो क्यों ना हम कमल कुमार जी को ही यहाँ पर बुला ले। अगर वह यहाँ आगे तो नहीं कोई लड़ाई होगी और न ही कोई पैसे हारेगा। सृष्टि यादव महेश से कहती है, नहीं, अब यह एक इंटरनल मैटर है। अगर कमल अंकल यहाँ आगे तो फालतू ही बात का बतंगड़ बनेगा और कमल अंकल फिर इस लड़ाई को बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे, जिससे हमारे और उनके परिवार के संबंध भी खराब होंगे, और यह मैं नहीं होने देना चाहती। सूरज यादव अपनी बहन की बात सुनकर उससे पूछता है, लेकिन अगर तृप्ति हमारी वजह से 10 करोड़ हार गई तो भी तो हम दोनों परिवारों के संबंध बिगड़ जाएंगे, क्योंकि लड़ाई तो हमारी और संदीप राव के भी की है। सृष्टि यादव सूरज से कहती है, उसकी फिक्र मत करो, मेरे लिए 10 करोड़ कीमती नहीं, लेकिन हम दोनों परिवारों के संबंध खराब नहीं होने चाहिए। मैं कुछ ही दिनों में तृप्ति को 10 करोड़ दे दूंगी, जिससे कि वह शर्मिंदगी भी महसूस करेगी और हमारे परिवारों के बीच के रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। तृप्ति के लिए यह सबका सीखना जरूरी है। उसे एक बार ठोकर लगने के बाद ही पता चलेगा कि जानबूझकर मुश्किलें अपने सिर पर लेने का अंजाम क्या होता है। वह खुद तो इस मुसीबत में है ही, लेकिन उसके साथियों को भी डाल रही है। बलराम और समर लड़ाई के लिए अब तैयार हो चुके होते हैं। बलराम समर से कहता है, चूंकि मुझे पहले ही पता है कि तुम हारने वाले हो, फिर भी मैं तुम्हें लड़ाई अपनी तरफ से स्टार्ट करने का मौका देता हूँ। समर बलराम से कहता है, अरे यार बातों में वक्त जाया ना कर, जो करना है जल्दी कर, मुझे होटल जाकर सोना भी है। समर की यह बात सुन महेश सृष्टि यादव से कहता है, ये कैसे बात कर रहा है बलराम से? इस आदमी को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं किया, यह अब तो गया काम से। बलराम समर से कहता है, मैं तो तुझ पर दया कर रहा था, लेकिन लगता है तुझे अब दया की नहीं दुआ की जरूरत पड़ने वाली है। इतना कहकर बलराम अपनी जगह पर ऊंचाई पर जंप कर अपनी दोनों मुट्ठियां बांध लेता है और समर की बीच पर जोर से वार करता है, जिससे समर नीचे झुक जाता है। बलराम को लगता है कि उसने अपने एक ही मूव से समर को हरा दिया। सृष्टि के साथ जो लोग थे उन लोगों के चेहरे पर कोई आश्चर्य का भाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच रखा कि समर आसानी से हार जाएगा। मुकाबले के दौरान वह लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि इस लड़ाई में समर की मौत ना हो। बलराम अपने बॉस संदीप रावत से कहता है, बॉस इसका तो एक ही मौके में काम खत्म हो गया। इतना कहकर वह अपने हाथ झटकारते हुए संदीप रावत के पास जाने लगता है। समर झुककर जमीन पर अपने पैरों के बल बैठा हुआ था। जैसे ही बलराम वहां से आगे बढ़ता है, समर अपने पैर से बलराम जो गिरा देता है और बलराम की कॉलर पकड़ उसे से कहता है, अभी खेल बाकी है, तू बस देखता जा। समर बलराम को अपने दोनों हाथों से खड़ा कर बलराम को मौका देते हुए कहता है, मैं तुझे पहला और आखिरी मौका देता हूं अपनी पूरी ताकतवर अलगाकर मुझ पर वार करने का। एक यही रास्ता है तेरे पास अटक कर की लड़ाई का, वरना हो सके तो भी अपनी हार मान ले। समर की यह बात सुनकर बलराम को गुस्सा आता है और वह जोर से चिल्लाते हुआ समर की ओर बढ़कर अपने पैर से समर के मुंह पर किक मारने की कोशिश करता है। समर बलराम का पैर पकड़ता है और अपनी शक्तियां अपने हाथों में लौकर बलराम को जोर से घुमाते हुए क्लब के एक कोने में फेंक देता है। कुछ देर तक बलराम कुछ नहीं कह पाता। संदीप रावत बलराम के पास जाकर कहता है, अबे पड़े क्या हो बे, जाकर मारो उस समर के बच्चे को। बलराम संदीप रावत से कहता है, बॉस वह आदमी बहुत खतरनाक है, मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा, मैं हार मानता हूँ। संदीप रावत चिल्लाते हुए बलराम से कहता है, यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा क्या मतलब है? वह बांस जैसा दिखने वाला आदमी तुमसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? बलराम संदीप से कहता है, बॉस अब आदमी देखने में जरूर मामूली नजर आ रहा है, लेकिन उसने अपनी शक्तियां जागृत की हुई है। मैं भी उसके मुकाबले कहीं नहीं हूँ। आई एम सॉरी बॉस, लेकिन मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे मेरी जान प्यारी है। समर को जीतता देख वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। संदीप बलराम से कहता है, नाट कम तक रो, जल्दी उठो और लड़ो इस आदमी से, मैं तुम्हारी वजह से 10 करोड़ रुपए नहीं हार सकता। बलराम संदीप रावत की बात सुन उससे कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा। अगर आपको पैसों की इतनी ही फिक्र थी तो शर्त अलगानी ही नहीं थी। आप खुद एक बार इस आदमी से लड़कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों ना कर रहा हूँ। इतना कहकर बलराम समर के पास आता है और कहता है, इट्स सच अ शेम कि तुम इतने बड़े मार्शियल आर्टिस्ट होकर भी किसी के बॉडीगार्ड बने हो। समर बलराम को जवाब देते कहता है, किसी का गुंडा बनना कौन से गव की बात है। समर की बात सुन बलराम समर से कहता है, यह लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। मैं कुछ ही सालों में तुमसे बड़ा मार्शियल आर्टिस्ट बनूंगा और वापस तुम्हारे पास आकर चैलेंज लूंगा। समर बलराम से कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, गुड लक फॉर दैट। तृप्ति संदीप रावत के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, शर्त हारने के मुताबिक तुम्हें मुझे 10 करोड़ रुपए देने होंगे। संदीप रावत तृप्ति से कहता है, 10 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं, तू मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं की इनसे रंगे कर तुम्हें 2 दिनों के अंदर देता हूँ। संदीप रावत की बात सुन तृप्ति संदीप से कहती है, मैं तुम्हारे इन बहानों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर तुमने मुझे अभी के अभी 10 करोड़ अनहीन दिए तो तुम आज इस क्लब से जिंदा वापस अनहीन जा सकोगे। इतना सुनकर संदीप रावत अपनी जेब से एक पिस्तौल निकालता है और अपने आदमियों को भी इशारा कर पिस्तौल निकालने कहता है। संदीप रावत तृप्ति की और पिस्तौल तान सुन से कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा यह नाटक। जब से क्लब में आया हूं तब से बकबक किए जा रही हो। तब से मैं तुम्हारे पिताजी की वजह से छुपा था, लेकिन अब नहीं। अब देखते हैं कौन इस क्लब से जिंदा जाता है और कौन नहीं। तृप्ति संदीप रावत पर चिल्लाते हुए कहती है, भूलो तक कि मैं कौन हूं।
तुम तो यहाँ सहमन रखकर चले जाओगे, लेकिन इसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। सृष्टि यादव तृप्ति की बात सुनकर उसे चिल्लाते हुए कहती है, तुम प्लीज चुप रहो तृप्ति, ये 10 करोड़ हमारी जान से ज्यादा मैंने नहीं रखते। संदीप असावत, तुम प्लीज अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, हमें नहीं चाहिए 10 करोड़। संदीप रावत हंसते हुए सृष्टि यादव से कहता है, चलो कोई तो है तुम लोगों में से समझदार, वरना आज इस तृप्ति का तो अंत ही होने वाला था। सृष्टि, मैं तुम्हें पैसे भी नाक भी चुका दूंगा, लेकिन अभी मैं चला हूँ। तृप्ति यादव संदीप का गुस्सा देख डर जाता है, लेकिन जब सृष्टि बात को संभाल कर संदीप रावत को जाने कहती है तब तृप्ति एक लंबी सांस लेते हुए सृष्टि से शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अच्छा हुआ तुमने मुझे संभाल लिया। तुम सच कह रही हो, पैसे हमारी जान से ज्यादा कीमती नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं जोश में होश खो बैठी थी और अपने साथ तुम लोगों की जान को भी खतरे में डाल रही थी। इतना कहकर तृप्ति समर की ओर देख उसे कहती है, समर तुम अभी कहीं जाना नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समर तृप्ति की बात को अनसुना कर संदीप रावत के पास जाकर उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे 7 करोड़ मुझे दिए बिना यहाँ से इजीली निकल जाओगे? संदीप रावत समर से कहता है, कैसे 7 करोड़? वह 7 करोड़ तेरे और तृप्ति के बीच की बात है। तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना यह 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में डाल दूंगा। समर की आंखों में उस वक्त संदीप के प्रति बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह झट से संदीप रावत की कॉलर पकड़कर कहता है, पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, उनको लिए बिना तो ना मैं यहाँ से जाऊंगा ना ही तुझे जाने दूंगा। तृप्ति समर को संदीप रावत से इस तरह बात करते देख डर जाती है। वह अपनी आवाज तेज कर समर से कहती है, यह क्या कर रहे हो तुम? उसके हाथ में कोई बच्चों की बंदूक नहीं है, पैसे छोड़ो, अपनी जान की कद्र करो। सृष्टि यादव समर से कहती है, समर प्लीज, यह सही वक्त नहीं, कुछ चीजों को वक्त रहते छोड़ देना चाहिए, वरना उनका अंजाम बुरा हो सकता है। सूरज यादव सृष्टि से कहता है, ये आदमी अपने साथ साथ में भी मरवाने पर तुला है, मुझे इसके जान की परवाह नहीं, लेकिन अपने जान की है। इतना कहकर सूरज यादव संदीप से कहता है, अरे तुम लोग इसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन हमारी जान बख्श दो। सावन, जो कि सूरज यादव के पास खड़ा हुआ था, तृप्ति से कहता है, लगता है यह आदमी बलराम को हराकर बाहुबली बनने की कोशिश कर रहा है। इसे लगता है कि अब जो जी में आए क्रस करता है। इन सभी लोगों के द्वारा समर को रोकते देख संदीप रावत समर से कहता है, अब तो तुझे तेरे लोग भी कौन सहे है, अभी भी वक्त है, मेरी कॉल छोड़कर मुझसे माफी मांग ले। समर गुस्से भरी आवाज में संदीप से कहता है, तू मेरा पैसे देगा या नहीं, या मैं तुझे यही जमीन में गाड़ दूं। समर का गुस्सा देख संदीप रावत अपने सारे आदमियों की ओर इशारा करता है। उसके सातों आदमी अपनी बंदूक समर के सर पर तान देते हैं। जब समर संदीप रावत की कॉलर पकड़कर उसे पैसे देने के लिए कहता है तब संदीप रावत के आदमी समर पर बंदूक तान देते हैं। संदीप रावत के 7 आदमी अपने हाथों में बंदूक लेकर समर के आसपास घेरा बनाए हुए थे। तृप्ति, सूरज के साथ खड़े लोग समर को इस तरह से गोलियों से घिरा देख डर जाते हैं। संदीप रावत समर से कहता है, तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो भी बता दे। समर मुस्कुराते हुए संदीप से कहता है, इच्छा तो आखिरी नहीं है, लेकिन बोला आखिरी है, अभी भी तेरे पास वक्त है मुझे पैसे देने का। संदीप रावत समर पर हंसते हुए कहता है, अजीब आदमी है तू, जान जा रही है लेकिन कर नहीं। इतना कहकर संदीप रावत अपने आदमियों से कहता है, अटैक। संदीप रावत के आदमी समर पर गोली चलाने के लिए जैसे ही अपनी अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाने लगते हैं, समर अपनी सारी शक्तियां एकजुट कर अपने पैरों में लाता है और जोर से अपना दाहिना पैर जमीन पर रख देता है। उसके पैर रखने से मानो उसके आसपास की जमीन पर भूकंप आ जाता है और संदीप रावत के सारे आदमी हवा में उछलकर क्लब के कोनों में घायल होकर गिर जाते हैं। उन आदमियों में से किसी के पैर की हड्डी टूट चुकी थी तो किसी के कमर की। समर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाए संदीप रावत के पास आता है। इससे पहले कि समर संदीप से कुछ कहता, संदीप रावत अपने दोनों हाथ फैलाए घबराते हुए समर से कहता है, मुझे बख्श दो, मुझे प्लीज जाने दो, मेरी जान बख्श दो। समर हंसते हुए संदीप से कहता है, अबे मुझे तेरी जान लेकर क्या फायदा है, तेरी जान ले लूंगा तो मेरे 7 करोड़ रुपए भी तेरी जान के साथ चले जाएंगे। समर की यह बात सुन संदीप रावत अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और समर से उसका अकाउंट नंबर पूछकर एक ही सेकंड में समर के खाते में 7 करोड़ रुपए डाल देता है। सूरज यादव, जो कि तृप्ति के पास खड़ा था, समर का ये रूप देख दंग रह जाता है और तृप्ति से कहता है, तृप्ति, आखिर ये इंसान है कौन? तृप्ति गर्व के साथ मुस्कुराते हुए सूरज यादव को बताती है, यह मेरा गेस्ट है और इसी ने शंकर भैया को घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया है। तृप्ति की बात सुन सावन तृप्ति से कहता है, तुमने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर हमें पता होता कि इसी ने शंकर भैया जैसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट को हराया है तो हम महेश अंकल को यहाँ बुलाते ही नहीं। तृप्ति मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो जब उसे लेकर दी भी ही मैंने तुम लोगों को कहा था कि संदीप रावत के आदमियों से हल लड़ेगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। संदीप रावत समर से हाथ जोड़ते हुए पूछता है, सर अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं जाऊं यहाँ से? समर संदीप से कहता है, अब क्या तेरा मेरे साथ रात बिताने का इरादा है? निकलो यहाँ से जल्दी ही। सूरज यादव हल्के से हंसता हुआ तृप्ति से कहता है, क्यों न तुम समर को अफेंड करने के लिए उससे माफी मांगो और हमारे 5 करोड़ जो संदीप रावत ने हमसे लिए हैं वह भी उससे मांग लो। सूरज यादव की बात सुन सृष्टि यादव उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें जरा भी शर्म आया है क्या? नहीं, उस बेचारे ने हमारी जान बचाई है और तुम्हें 5 करोड़ की पड़ी हुई है। तृप्ति कुछ सोचे हुए कहती है, बात तो तुम्हारी से ही हाई सॉर्जर को मैं भी जाकर उसे बोलती हूँ, अगर वह संदीप को डराकर उससे और पैसे ले ले तो मजा आ जाएगा। तृप्ति समर के पास जाती है और कहती है, तुम उस आदमी से मेरे 3 करोड़ और सूरज के 5 करोड़ और मांगो। समर तृप्ति से कहता है, तुम क्या पागल वागल होगी हो कि सहकस से मुझे हडर दे रही हो? मैंने उस आदमी को इसलिए रोका था क्योंकि मुझे मेरे 7 करोड़ चाहिए थे, अगर तुम में हिम्मत हो तो खुद जाकर उससे अपने पैसे मांगो, मैं तो चला यहाँ से। समर इतना कहकर वहां स्काई क्लब से बाहर निकल जाता है।
समर को जाता देख तृप्ति मन ही मन सोचती है तुम्हें तो मैं इतना आसानी से माफ नहीं करूंगी समर, बदला तो तुमसे लेकर ही रहूंगी। उस क्लब से निकलने के बाद समर उसी होटल में वापस चले जाता है जहां ईशा रुकी हुई थी। इतना सब होने के बाद समर ईशा से मिलना चाहता था। वह बहुत थक चुका था। वह होटल की लिफ्ट से ऊपर जाते हुए मन ही मन सोचता है एक बार ईशा दिख जाए मेरी सारी थकान तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। समर ईशा के रूम के पास जाता है और उसे हल्के से 2 बार खटखटाता है। कुछ देर रुकने के बाद समर सोचता है शायद ईशा सो चुकी होंगी। समर अपने रूम में जाता है और बिना कपड़े बदले अपने पलंग पर लेट जाता है। कुछ ही देर में समर को नींद आ जाती है। करीब 2-3 घंटे बाद समर को एक बुरा सपना आता है। वो सपने में देखता है कि उसके गरुड़ सेना के साथियों पर उनके दुश्मन वार कर रहे हैं, हुए एक के बाद एक वह घायल होते जा रहे हैं, लेकिन समर उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। समर की नींद इस बुरे सपने के कारण अचानक से टूट जाती है। समर उठकर अचानक से बैठ जाता है। उसकी आंखों में अब आंसू थे। वह अपने साथियों को बहुत याद कर रहा था। समर मन ही मन सोचता है जिंदगी भी कब करवटें बदलेती है, पा भी नहीं चलता। कहाँ मैंने अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी हर पल बीतता था और कहाँ आज मैं दूसरे लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। अब तो ऐसा कोई है भी नहीं जिससे मैं अपने सुख दुख बांट सकूं। मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगा, साथियों जिन्होंने तुम्हें घायल कमा है, जरूर लूंगा। समर ऐसे ही मन पुरानी बातें सोचता हुआ वापस सो जाता है। कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है। समर की शक्तियां जिसका उसने पिछली रात उपयोग किया था अब वह वापस कल्टिवेट हो जाती है। समर ने अपने शरीर में इतनी शक्तियां कभी महसूस नहीं की थी। समर मन ही मन सोचता है कहीं यह शक्तियां इसलिए तो नहीं बढ़ती जा रही क्योंकि कल मैंने एक इनर स्ट्रेंथ बेयर के साथ फाइट की थी। लगता है मुझे अब बड़े से बड़े मार्शियल आर्टिस्ट को ढूंढ से मुकाबला करने की जरूरत है। समर होटल के किचन से एक कॉफी मंगवाता है और अपने रूम की खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठा रहा होता है। इतने में ही उसके दरवाजे पर कोई आकर उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। समर मन ही मन सोचता है कहीं हमारी मैडम हमारे लिए ब्रेकफास्ट तो नहीं बना कर लाई। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। समर अपनी कॉफी साइड में रखी टेबल पर रखकर अपना दरवाजा खोलता है और देखता है कि दरवाजे पर सृष्टि यादव और महेश खड़े हुए थे। उन्हें देखकर समर के चेहरे की मुस्कान चली जाती है और वह अपने आप से कहता है ओ यू गॉट टू बी किडिंग मी। सृष्टि यादव अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए समर से कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर समर। वही सृष्टि यादव के पीछे खड़ा महेश भी अपने दोनों हाथ आगे की ओर बांध कर समर को मॉर्निंग विश करता है। समर सृष्टि यादव से कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सृष्टि यादव समर से कहती है मिस्टर समर, कल आपने जो हमारे लिए किया हम उसके लिए आपको धन्यवाद कहने आए हैं। इतना कहकर सृष्टि यादव एक गिफ्ट हैम्पर जिसके कुछ फल चॉकलेट्स और मिठाइयां रखी हुई थी वह समर के हाथों में थमा देती है। समर सृष्टि यादव से कहता है आप और मैम भली भांति जानते हैं कि मैंने बलराम और संदीप यादव से सिर्फ अपने पैसों के लिए फाइट की थी, ना कि आप लोगों के लिए। सृष्टि यादव समर से कहती है हाँ हमें जानते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद संदीप रावत ने हमें भी हमारे पैसे लौटा दिए थे। अगर कल आप ना होते तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आपके जैसा फरिश्ता कल हमारा साथ देने भेजा और हमारी रेपुटेशन गिरने से बचा ली। समर सृष्टि की बात सुन मुस्कुराते हुए उससे कहता है अरे सृष्टि जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे मौके पर मौजूद था और कोई बात नहीं। महेश समर से कहता है आपकी फाइटिंग स्किल्स और मार्शल आर्ट्स देखकर तो मैंने आपका फैन हो गया मिस्टर समर, मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा योद्धा कहीं नहीं देखा। समर हल्के से हंसते हुए महेश और सृष्टि यादव से कहता है चलो अब हम इसका गाना बंद करो और बात क्या है ये बताओ, किस काम के लिए आए हो यहाँ। समर की यह बात सुनकर सृष्टि यादव और महेश एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि कहीं समर एक मार्शियल आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक माइंड रीडर तो नहीं है। सृष्टि यादव हल्का सा मुस्कुराते हुए समर से कहती है मिस्टर समर, अब आप समझ ही गए तो बात यह है कि मैंने किसी काम के लिए आपकी मदद की जरूरत है। समर सृष्टि यादव से पूछता है कैसी मदद, कहीं संदीप राउत और उसके आदमी फिर से तुम लोगों को परेशान नहीं कर रहे। सृष्टि यादव समर से कहती है नहीं, दरअसल बात यह है कि संदीप रावत को एक छोटा मोटा गुंडा था लेकिन उसके पीछे कुछ खतरनाक लोगों का हाथ है, हमें उन लोगों से लड़ने में आपकी मदद की जरूरत है। सृष्टि यादव की बात सुन समर हंसते हुए कहता है नहीं भाई मैं इसे जाल में फिर से फंसने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है मेरे पास लोगों से लड़ने के अलावा कुछ और काम नहीं है। कल की लड़ाई तो मैंने किसी मजबूरी में की थी लेकिन नहीं मैं अब यह नहीं करूंगा। आई एम सॉरी सृष्टि जी। समर की बात सुन सृष्टि यादव समर से कहती है आपको बस मेरा 2 दिन का साथ देना है और मैं जहाँ जाऊँ वहाँ रहना है, प्लीज समर जी प्लीज मान जाइए। समर सृष्टि से कहता है अरे तुम लोगों ने मुझे क्या पार्ट टाइम बॉडी गार्ड समझ रखा है, जो जब चाहे बना लो जब चाहे लड़वा लो, नहीं मतलब बन ही मैं यह काम नहीं करूंगा। सृष्टि यादव समर से कहती है मैं आपको 2 दिन के 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। सृष्टि यादव के मुंह से 5 करोड़ रुपए सुनकर समर दंग रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि आखिर इन 2 दिनों में ऐसा क्या जरूरी होने वाला है जिसके लिए इन लोगों को मेरे साथ की जरूरत है। समर सृष्टि यादव से कहता है यह तुम्हारे महेश अंकल अभी तो अच्छे खासे फाइटर है, तुम इन्हें अपने साथ रख सकती हो। सृष्टि यादव समर को जवाब देते हुए कहती है हाँ मैं इन्हें रख तो सकती हूँ, लेकिन कल आपने देखा ना क्या हुआ, कैसे सिचुएशंस बार बार बदलती जा रही है, कैसे बलराम ने महेश अंकल को घायल कर दिया था और वैसे भी महेश अंकल को अभी भी कंधे में चोट है, इसलिए मैं ना ही का साथ चाहिए होगा। सृष्टि की बात सुन समर सृष्टि से कहता है मुझे यह बताओ आखिर होने क्या वाला है इन अगले 2 दिनों में, क्योंकि तुम मुझे ऑब्वियसली क्लब या मॉल या ऑफिस से तो पीछे पीछे लेकर घूमने नहीं वाली हो। सृष्टि यादव समर से कहती है मिस्टर समर आप सच में बड़े ही स्मार्ट है। दरअसल अगले दिनों में एक इवेंट है जिसमें जमीनों की नीलामी होगी और हमारा परिवार उसमें पार्टिसिपेट करेगा।
हम इस प्रोजेक्ट पर 6 महीनों से काम कर रहे हैं और हमारे कंप्यूटर्स कुछ पावरफुल और डेंजरस लोग हैं जिसमें से संदीप रावत भी एक है और हम नहीं चाहते वहाँ कुछ भी गलत हो। इसलिए मैंने आपकी मदद की ज़रूरत है। हम जानते हैं जब आप हमारे साथ रहेंगे तब हमें कोई छू भी नहीं पाएगा और यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। आप करेंगे ना हमारी मदद? आप चाहें तो मैं पैसे भी बढ़ा दूंगी, लेकिन प्लीज आई नीड योर हेल्प फॉर दिस। समर सृष्टि यादव की बात सुन कहता है ठीक है, मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो और यह भी जानता हूँ कि मैं इन 2 दिनों में अच्छे खासे पैसे भी कमा सकता हूँ, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ किसी और मिशन के लिए आया हूँ। सृष्टि यादव समर से कहती है मुझे पता था कि तुम मना कर दोगे, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती थी। ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए किसी को भेज दूंगी। इतना कहकर सृष्टि यादव समर के हाथों में एक गोल्डन कार्ड थमा देती है और वहां से चले जाती है। इतने में ही वहां ईशा आती है और कहती है समर, यह क्या बड़बड़ा रहे थे तुम? खुद से बात कर रहे थे क्या? खैर छोड़, तुम जल्दी मेरे साथ नीचे चलो, कमल अंकल आ रहे हैं। समर ईशा से पूछता है कमल अंकल इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? ईशा समर को जवाब देते हुए कहती है कमल अंकल आजकल किसी चीज़ की बोली लगाने में बिजी है, इसलिए उन्हें सुबह ही टाइम है। अब जल्दी चलो और उनके सामने फिर कोई हरकत मत करना, जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा ही करना। समर मन ही मन सोचता है कि लगता है संदीप रावत का टारगेट सिर्फ यादव फैमिली नहीं, कुमार फैमिली भी है। चीज़ें दिन पे दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इतना सोचते वक्त समर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। समर और ईशा होटल के नीचे जाकर देखते हैं कि कमल अंकल होटल के हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। ईशा कमल कुमार की ओर मुस्कुराते हुए कहती है अंकल मुझे माफ करना, आपको इतनी सुबह जल्दी आना पड़ा। कमल कुमार ईशा से कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं आऊंगा तो अपने वादे से कैसे मुकर सकता था। ईशा कमल कुमार से कहती है मुझे हमारे कॉन्टैक्ट के बारे में आपको कुछ चीज़ बतानी थी। समय की वजह से ईशा की कंपनी की जो मित्तल परिवार के साथ पार्टनरशिप वापस जुड़ी थी उससे उसे 20% मुनाफा हुआ था, लेकिन यादव परिवार के साथ पार्टनरशिप करने से उसे 30% का मुनाफा हो रहा था, वह भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हटाकर। ईशा की बात सुन कमल कुमार उसे कहता है तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार के संबंध इतने अच्छे हैं कि मैं तुम पर कॉन्टैक्ट को लेकर भरोसा कर सकता हूँ। ईशा कमल कुमार को धन्यवाद करते हुए कहती है थैंक यू सो मच अंकल, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। कमल कुमार ईशा से कहता है तुम्हें धन्यवाद देना ही है तो समर को दो, उसी की वजह से मैं वक्त निकालकर तुमसे मिलने आया हूँ। ईशा कमल कुमार से पूछती है इसे धन्यवाद क्यों दूं, इसने तो शुरू से अब तक कुछ कहा भी नहीं। कमल कुमार ईशा से कहता है कल इसने एक क्लब में मेरी बेटी की जान बचाई थी। इससे पहले कि कमल कुमार अपनी बात पूरी करता, समर उसकी बात काटते हुए ईशा से कहता है अरे मैंने बस कुछ मामूली गुंडों को पीटा था जो तृप्ति को छेड़ रहे थे और कुछ नहीं। ईशा हंसते हुए कमल कुमार से कहती है अरे अंकल तो इस बात के लिए इसकी तारीफ करने की क्या जरूरत है, पर्सनल बॉडीगार्ड होने के नाते तो यह इसका फर्ज था। समर तुम इतनी छोटी सी बात के लिए चने के झाड़ पर ना चिंगो। समर मुस्कुराते हुए ईशा से कहता है तुम्हारे सामने मैं वैसे भी कहीं नहीं चल सकता मैडम। ईशा अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है चलो कम से कम तुम्हें किसी चीज की तो समझ है। कमल कुमार समर की बात सुन ईशा से कहता है अरे इसने सिर्फ तृप्ति की जान ही नहीं बचाई जबकि। समर झूठी हंसी खांसते हुए कमल कुमार की और कुछ इशारा करता है और ईशा से कहता है अरे बस मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। कमल अंकल आप तो जल्दी से ईशा और आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। ईशा समर पर गुस्सा होते हुए कहती है अरे ये कैसे बात कर रहे हो अंकल से, और तुम कौन होते हो उन्हें बताने वाले कि क्या करना है क्या नहीं। जाओ तुम हमारी गाड़ी रिपेयर करवाओ, मैं नहीं चाहती हमें रास्ते में कहीं परेशानी हो। कमल कुमार समर का इशारा समझ चुका था। वह समझ चुका था कि समर बीते हुए कल और अपनी सच्चाई की कहानियां ईशा को पता नहीं चलने देना चाहता, इसलिए कमल कुमार ईशा के हाथों से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर अपना सिग्नेचर करता है और कहता है आजकल के बच्चों का खेल मेरे समझ दे बाहर है। इतना कहकर कमल कुमार सोफे से खड़ा होता है और कहता है ईशा ये लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, मैंने इस पर साइन कर दिए है, अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना। अब मैं चलता हूँ। ईशा कमल कुमार के हाथा से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेती है और कमल कुमार से कहती है अंकल प्लीज लंच के लिए रुक जाइए ना। कमल कुमार मुस्कुराते हुए ईशा से कहता है बेटा मैं रुक जाता, मैं खुद तुम्हारे और समर के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन के लिए जाना होगा। इतना कहकर कमल कुमार समर की ओर देख उसे कहता है क्यों ना तुम भी मेरे साथ ऑप्शन में चलो। समर कमल कुमार को उत्तर देते हुए कहता है थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अंकल, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे और भी कुछ काम है और वैसे भी मैं अपनी पत्नी के साथ ठीक से वक्त नहीं बिता पाया हूँ, मैं ईशा के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। समर की बात सुन कमल कुमार ईशा की तरह उन निगाहों से देखता है कि शायद ईशा समर को उनके साथ जाने के लिए मना ले। ईशा कमल कुमार का इशारा समझ जाती है, लेकिन वह कहती है अंकल मैं समर को आपके साथ जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन वह अभी सच में नहीं जा सकता। कमल कुमार ईशा से कहता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो तुम मुझे बातों के लिए इस तरह मना करोगी बेटा। ईशा हल्के से हंसते हुए कहती है नहीं नहीं अंकल, आप तो गलत समझ बैठे, मेरा मतलब ये था कि समर बाकी लोगों से अलग है, डिफरेंट है, और मैं नहीं चाहती कि यह आपके साथ ऑप्शन में जाकर वहां कोई बखेड़ा खड़ा करें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। कमल कुमार ईशा से कहता है जैसा तुम कहो ईशा, मैं तो बस अपने दामाद जैसे लड़के को अपने कुछ दोस्तों से मिलाना चाहता था। ईशा कमल कुमार से कहती है सॉरी अंकल, लेकिन अभी यह मेरा पति कम ड्राइवर ज्यादा है, इसलिए मुझे कहीं जाने में इसकी मदद चाहिए रहेगी।
कमल कुमार ईशा की बात सुन उससे कहता है ठीक है जैसा तुम कहो, तुम्हारा पति है अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। इतना कहकर कमल कुमार समर की और अजीब सा एक्सप्रेशन देकर होटल से चला जाता है। कमल कुमार के वहां से जाने के बाद समर ईशा से पूछता है ईशा, तुमने मुझे अंकल के साथ ऑक्शन में जाने से क्यों रोका? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मेरे साथ वक्त बिताने के लिए इतनी आतुर हो? ईशा अपनी आंखें घुमाते हुए समर को जवाब देती है, खुद को ज्यादा होशियार समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें समर। मैंने कमल अंकल से इसीलिए मना किया क्योंकि ऑक्शन में हर तरह के लोग आएंगे, ऐसे लोग भी जो कमल अंकल से किसी ना किसी कारण बदला लेना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे जो अंकल से जलते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस सब लफड़ों में पड़ो, बस इसीलिए मैंने अंकल से मना किया था। ईशा की बात सुन समर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है आखिर इसे मेरी इतनी केयर कब से होने लगी, कब से इसे इस बात का फर्क पड़ने लगा है कि मैं मुसीबत में हूं या नहीं। ईशा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है जाओ अब ऑटो रिपेयर शॉप से हमारी गाड़ी ठीक करवाओ, हम कल यहाँ से घर को निकल चलेंगे। जब से हम यहाँ आए हैं मुसीबत पे मुसीबत खड़ी हो रही है। कमल अंकल के साथ मेरा जो बिजनेस रिलेटेड वक्त था अब वह पूरा हो चुका है। अच्छा यही रहेगा कि हम यहाँ से जल्द जोधपुर को निकल जाएं। कमल कुमार एक चतुर आदमी था। जब उसने ईशा से यह कहा था कि ईशा को उसका नहीं समर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तभी समर समझ चुका था कि कमल कुमार यहाँ अपने कोई निजी फायदे के लिए आया है, और समर यह भी जानता था कि कमल कुमार एक अड़ियल आदमी है। ईशा के ना कहने पर कमल कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह किसी ना किसी तरह अपना फायदा निकाल कर ही रहेगा। कमल कुमार का बर्ताव देख समर को लगने लगता है कि इस ऑक्शन में जरूर कोई हंगामा होने वाला है। जरूर कमल कुमार के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। ईशा समर से अपनी गाड़ी सुधराने के बाद कर लिफ्ट से वापस अपने कमरे में चलती जाती है। समर अपनी जेब से वह गोल्डन कार्ड निकालता है जो सृष्टि यादव ने उसे होटल से जाते वक्त दिया था। समर उस गोल्डन कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करता है। जैसे ही सृष्टि यादव कॉल पिक करती है, वह समर के बिना कुछ बोले समर से कहती है, मुझे पता था तुम हमारी मदद करने के लिए कॉल जरूर करोगे। तुम अभी होटल में ही हो या बाहर कहीं? तुम बस अपना एड्रेस मुझे बताओ, मैं अभी ही किसको तुम्हें पिक करने के लिए भेजती हूँ। समर सृष्टि यादव को रोकते हुए कहता है, सृष्टि मैम आप गलत समझ रही है। दरअसल मैंने आपसे तृप्ति का नंबर लेने के लिए कॉल किया था, आपके पास है ना उसका नंबर? समर की बात सुन तृप्ति यादव के चेहरे पर मायूसियत छा जाती है। वह समर से कहती है, हाँ मेरे पास भला तृप्ति का नंबर कैसे ना होगा, वह मेरी अच्छी दोस्त है। मैं अभी आपको उसको नंबर टेक्स्ट करती हूँ, लेकिन समर अगर आपका मन बदल जाए तो आप प्लीज आ जाएगा। समर सृष्टि यादव से माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैंने तृप्ति से वादा किया था कि मैं 3 दिन उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन उसे प्रोटेक्ट करूंगा। अब आप ही बताइए मैं अपने किए हुए वादे से कैसे मुकर सकता हूँ। सृष्टि यादव समर की बात सुन एक लंबी सांस लेते हुए समर से कहती है, ठीक है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी समर, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे मन बदले तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है ही। इतना कहकर सृष्टि यादव फोन कट कर देती है। कुछ ही देर में समर के नंबर पर एक टेक्स्ट आता है जो कि सृष्टि यादव ने भेजा था। उस टेक्स्ट में तृप्ति का नंबर था। जैसे ही समर टेक्स्ट देखता है, वह तृप्ति को कॉल कर देता है। कुछ रिंग्स जाने के बाद तृप्ति कॉल उठाकर कहती है, कौन कम वक्त है जो मुझे इतनी सुबह कॉल कर रहा है? जल्दी बताओ तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। अगर तुम्हारा रीजन वैलिड नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समर हल्के से हंसते हुए तृप्ति से कहता है, मैंने कल तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तुम्हारे 3 करोड़ रुपए दिलवाने में इतनी मदद की है, तुम उसका शुक्रिया अदा मुझसे इस तरह करोगी? समर की बात सुन तृप्ति समर को पहचान लेती है। तृप्ति समर से कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने मेरी कोई जान नहीं बचाई है, तुम ना भी होते तो मैं अपनी जान खुद बचा लेती और साथ साथ अपने वालों की भी। सेकंड, हाउ डू यू नो कि संदीप रावत ने मुझे 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं? जब सृष्टि यादव सुबह समर के पास आई थी तब उसने समर को बताया था कि संदीप रावत ने उसके 5 करोड़ रुपए वापस दे दिए थे। समर सृष्टि यादव की बात सुनकर समझ चुका था कि अगर उसने सृष्टि के पैसे दे दिए हैं तो तृप्ति के 3 करोड़ भी दे ही दिए होंगे। समर तृप्ति से कहता है, मुझे हर बात की खबर है तृप्ति, खैर वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल किया था कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तृप्ति समर से पूछती है, कैसी ज़रूरी बात? समर तृप्ति को जवाब देते हुए कहता है, वह मैं तुम्हें कॉल पर नहीं बता सकता, मैं अभी होटल में हूँ, तुम अगर अभी यहाँ आ सको तो प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तृप्ति समर से कहती है, ठीक है तुम होटल का नाम बताओ, मैं कुछ देर में पहुँचती हूँ। आखिर वो कौन सी ज़रूरी बात थी जो समर तृप्ति से करना चाहता था? समर जब तृप्ति से कहता है कि उसे उससे ज़रूरी बात करना है, तब तृप्ति समर से उसके होटल का एड्रेस पूछती है। कॉल कट करने के 1 मिनट बाद ही समर अपने होटल का पता तृप्ति को सेंड कर देता है। तृप्ति करीब 1 घंटे में उस होटल में आती है जहां समर ठहरा हुआ था। समर तृप्ति का होटल के नीचे वाले हॉल में इंतजार कर रहा था। तृप्ति को देख समर सोफे से खड़ा हो जाता है। तृप्ति अपना चश्मा निकालते हुए समर से कहती है, कहो मुझे क्यों याद किया, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो कॉल पर नहीं हो सकती थी? समर तृप्ति से कहता है, अगर कॉल पर हो जाती तो मैं तुम्हें कभी मिलने बुलाता ही नहीं, दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम है। तृप्ति समर से पूछती है, कैसा काम? समर तृप्ति से कहता है, तुम कर तो पाओगी ना? तृप्ति समर से कहती है, ऐसा कोई काम नहीं है इस शहर में जो मैं ना कर पाऊँ। पूरे मुंबई में 4 परिवार ऐसे थे जो बहुत ही पावरफुल और रिच थे। ये परिवार थे यादव, कुमार, अग्रवाल और ठाकुर। कमल कुमार ने बचपन से बड़े ही लाड और प्यार से रखा था। वह तृप्ति की हर एक जिद पूरी करता था। उसने कभी भी तृप्ति को किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। यहाँ तक कि जब वह स्कूल में थी तब से उसे एक पर्सनल बॉडीगार्ड अलॉट किया हुआ था।
कमल कुमार से मुंबई के सभी लोग डरते थे, इसलिए तृप्ति से कोई ऊंची आवाज में तक बात नहीं कर पाता था। तृप्ति की बात सुन समर तृप्ति से कहता है, दरअसल मुझे उस जमीन के ऑक्शन में जाना है, तुम मुझे ले चलोगी? तृप्ति समर से कहती है, सॉरी, बोली लगाने के लिए सारे टिकट्स बूम हो चुके हैं, मैं इसमें अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। समर तृप्ति से कहता है, अरे मुझे बोली नहीं लगानी, मैं सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए जाना चाहता हूँ। तृप्ति कुछ सोचते हुए समर से कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे भी कल मुझसे सूरज और सृष्टि ने आने को कहा था, चलो चलते हैं। जमीन की नीलामी शक्कर के बाहर स्थित के 5 स्टार होटल में थी। वह होटल प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ था। उस होटल के सामने 4 पूल थे। कुछ ही देर में समर और तृप्ति वहां पहुंच जाते हैं। एंट्रेंस गेट पर समर देखता है कि वही लोग अंदर जा सकते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स सिक्योरिटी सिस्टम में मैच हो रहे हैं। ये सभी लोग जिनके फिंगरप्रिंट्स पहले से सिस्टम में मौजूद थे, ये लोग एक क्लब हाउस के मेंबर्स थे। समर और तृप्ति अपनी कार से उतारते हैं और सीधे एंट्रेंस गेट की ओर चले जाते हैं। चूंकि तृप्ति और उसके पिताजी को सभी लोग जानते हैं, तृप्ति को देख उस होटल का गार्ड उससे बिना फिंगरप्रिंट्स का बोले मेन गेट खोल देता है। अंदर जाते जाते तृप्ति समर से कहती है, प्लीज़ यहाँ कोई बखेड़ा मत खड़ा करना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। यहाँ बहुत अमीर और पावरफुल लोग आए हुए होंगे। समर मुस्कुराते हुए तृप्ति से कहता है, अगर किसी ने मुझे उकसाया तो मैं चुप नहीं रहूंगी, बाकी हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जब समर और तृप्ति होटल के अंदर होटल में पहुंचते हैं, वहां एक लंबा सा आदमी आकर तृप्ति से कहता है, अरे तुम आ रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं, अगर पता होता तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा देता। तृप्ति उस इंसान को देखती है और समर से कहती है, इस आदमी को इग्नोर करो और जल्दी लिफ्ट में चलो। इतना कहकर तृप्ति समर का हाथ पकड़ लेती है और जल्दी से लिफ्ट में चढ़ जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है, वह आदमी समर और तृप्ति के साथ चढ़ जाता है। वह आदमी तृप्ति से कहता है, अरे तृप्ति, तुम मुझे देखकर ऐसे भागा ना करो, तुम जानती हो ना मेरा दिल टूट जाता है। तृप्ति अपनी आंखें घुमाते हुए उस आदमी की ओर देख कहती है, वॉट एवर डूड, आई हैव नो इंटरेस्ट इन यू। वह आदमी तृप्ति से कहता है, क्या तुम्हें उन दिनों की याद नहीं आती जब हम शांत थे? तृप्ति उस आदमी से कहती है, मयंक प्लीज, मैं तुम्हारे साथ ना कभी थी ना कभी होना चाहूंगी, और वैसे भी तुम्हारी फैमिली के अलावा तुम्हारा स्टेटस ही क्या है? अगर तुम्हारी फैमिली शांत ना हो तो तुम्हारी यह सारी अकड़ एक ही बार में निकल जाएगी। मयंक हंसते हुए कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं ऑसम हूँ क्योंकि मैं अग्रवाल परिवार से बिलोंग करता हूँ, और तुम मुझे ये बात कहने से पहले जरा खुद अपनी ओर तो देखो, तुम्हारी फैमिली की रिप्शन के बिना तुम कौन हो? सड़क पर अकड़ में चलती हुई एक भिखारन और कुछ नहीं। मयंक अग्रवाल का परिवार मुंबई के उन 4 पावरफुल परिवारों में से एक था। मयंक सोचता था कि उसकी नज़र जिस पर जाए वो आसानी से उसका हो जाएगा, चाहे वह कोई चीज़ हो या कोई इंसान। मयंक की बात सुन तृप्ति मयंक से कहती है, तुम अब ज्यादा बोल रहे हो, अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो यह मत समझना कि मैं तुम्हें मरूंगी नहीं। मयंक एक झूठी हंसी हंसते हुए तृप्ति से कहता है, अरे मैं तो तुमसे डर गया। इतना कहकर मयंक अपनी गंभीर आवाज में तृप्ति से कहता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ भी। इतना सुनते ही तृप्ति मयंक को एक चांटा मारने के लिए अपना हाथ उठती ही है कि समर तृप्ति का हाथ पकड़ लेता है। तृप्ति समर से गुस्से में पूछती है, समर, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? समर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए तृप्ति से कहता है, उस इंसान को चांटा मारने से क्या मतलब जिसकी आज मौत होने वाली है। मयंक समर की बात सुन गुस्सा होकर उसे जवाब देते हुए कहता है, अबे तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? मरेगा तो तू आज और तेरा खानदान भी। समर मयंक की बात सुन तृप्ति की और देख तृप्ति से कहता है, डरा हुआ है बेचारा, इसीलिए हाइपर हो रहा है, इग्नोर करो इसे। मयंक अग्रवाल समर पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? समर अपनी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बरकरार रखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ मानव जाति को अपनी मृत्यु एक्सेप्ट करने में बड़ी ही दिक्कत होती है, और यह भी जानता हूँ कि इतने पाप करने के बाद तू नरक में ही जाएगा, लेकिन फिक्र मत करो बालक, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर करूंगा। इतना कहकर समर अपने हाथ जोड़ते हुए झूठी प्रार्थना करता है। पास ही खड़ी तृप्ति समर का एक्ट देख मन ही मन मुस्कुराने लगती है। कुछ ही पल में लिफ्ट तीर से फ्लो पर पहुंच जाती है। तृप्ति समर का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है, चलो ना, तुम नहीं किस आदमी के मुंह लग रहे हो समर, चलो यहाँ से। तृप्ति समर का हाथ पकड़ उसे लिफ्ट से बाहर ले जाती है। समर और तृप्ति को जाते देख मयंक अग्रवाल मन ही मन खुद से कहता है, समर, हाँ तुझे तो मैं ऑक्शन खत्म होने के बाद देख लूंगा। मयंक के दूर जाते ही तृप्ति समर को कोहनी मरते हुए कहती है, तुम्हें क्या पड़ी थी उससे ऐसा मजाक करने की? समर बेफिक्री से उसे जवाब देता है, मैं मजाक नहीं कर रहा था। उसकी बात सुनकर तृप्ति अपनी आंखें घुमाते हुए हंस देती है। उसे हंसते देख समर भी मुस्कुरा के बात टाल देता है। ऑक्शन के लिए सजाए हाल पर समर एक सरसरी नजर दौड़ता है। वहां आए सभी लोग काफी दमदार नजर आ रहे थे। ये सभी लोग तृप्ति के पहचान के थे। वहां पहुंचते ही तृप्ति उनसे मिलने चली जाती है। समर उसके ऐसे इग्नोर करके चले जाने पर अपने हाथों से अजीब लड़की है वाला रिएक्शन देता है। अपने इस खालीपन को भरने के लिए वो पास ही बने काफी स्टॉल की तरफ जाता है। ये बड़े लोगों की पार्टियां और इनके चोचले, वो मन ही मन सोचता है। समर हॉल के कोने में रखी हुई कॉफी और सैंडविच खाने लगता है। वह सैंडविच ऐसे खा रहा था जैसे उसके दुनिया जहां की कोई फिक्र ना हो। तभी उसे पीछे से एक सुनी हुई आवाज में किसी ने हाय कहा। उसने पलट के देखा तो सृष्टि थी। उसने भी मुस्कुराकर इसे हेलो कहा। कॉफी लोगी? समर ने पूछा तो उसने नो थैंक्स कहकर उसका मान रखा। समर ने देखा कि वो अकेली आई थी, उसके साथ बॉडीगार्ड नहीं था, तो उसने पूछा, महेश जी नहीं आए?
सृष्टि यादव समर को जवाब देती है, वो महेश अंकल काफ़ी इंजर्ड हो गए थे, उनके कंधे की हड्डी डिसलोकेट हो गई है, उन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। समर ने सृष्टि से कहा, ओह लेकिन तुम्हें ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई रिप्लेसमेंट ले लेना चाहिए था, समर ने हमदर्दी जताते हुए कहा। सृष्टि ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, इट्स ओके, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तब तक तृप्ति भी वहीं आ जाती है और समर को हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, उम्मीद है तुमने कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा किया होगा, यू ट्रबल मेकर। सृष्टि को समर से इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा, हालांकि वो उसका नेचर अच्छी तरह से जानती थी, फिर भी उससे रहा नहीं गया। उसने तृप्ति से कहा, यार तुम इसे कैसे बात करती हो, इससे कल ये नहीं होता तो तुम भी जानती हो क्या क्या जो सकता था, तुम्हें तो इसे ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए लेकिन तुम इसे एटीट्यूड शो कर रही हो। सृष्टि की बात पर अपना मूड बदलते हुए तृप्ति ने समर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, चिल यार, हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है, मैं सही कह रही हूँ ना, उसने समर को घूरते हुए कहा। समर ने खींच के अपना हाथ छुड़वाया और बोला, मैडम रिलेशन, और आपसे वो भी अच्छा, आप शायद भूल रही हैं कि हमें मिले 2 दिन हुए हैं और शुरुआत जैसी हुई है उसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। सृष्टि को उसकी बात पर हंसी आ जाती है, समर भी मुस्कुरा देता है। इन तीनों को यूं हंसी ठिठोली करते मयंक यादव के कुछ दोस्त काफ़ी देर से देख रहे थे। तृप्ति और सृष्टि जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ एक साधारण से लड़के को ऐसे बात करते देखना उनमें ईर्ष्या पैदा कर रहा था। उनमें से एक ने मयंक से पूछा, ये तुम्हारी बहन के आसपास नया पंछी कौन मंडरा रहा है? मयंक के कुछ कहने से पहले ही दूसरे ने फिरकी कसते हुए कहा, लगता है सृष्टि ने नया बॉयफ्रेंड बनाया है, पर उसका टेस्ट कब से इतना खराब हो गया। उनकी बकवास के पीछे की जलन को मयंक खूब समझ रहा था। उसने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए समर का परिचय दिया, ये तृप्ति का नया बॉडीगार्ड है, और हाँ, उससे पंगा लेने की सोचना भी मत, वो कमल का मार्शल आर्टिस्ट है। सावन भी वही खड़ा इनकी बातें सुन रहा था, उसने भी मयंक की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, उसे कोई नहीं हरा सकता। इस पर पहले दोस्त ने कहा, होगा मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन तुम लोगों को शायद नहीं पता है, मयंक अग्रवाल की फैमिली ने एक जबरदस्त फाइटर को बॉडीगार्ड रखा है, उसके आगे तो ये पानी भरता नजर आएगा। सूरज ने सावन को देखते हुए कहा, तुमने अगर कल की फाइट देखी होती तो शायद ये नहीं कह रहे होते ही इस इम्पॉसिबल, तो सावन ने भी सहमति में गर्दन हिलाए। उनके बीच खड़ी शनाया जो अब तक सारी बातें सुन रही थी, इतराते हुए बोलती है, तुम लड़के भी ना, तुम्हें लगता है कि हर बात से लड़ झगड़ के ही जीती जा सकती है। सूरज, क्या तुम्हारा वो फाइटर मर्द नहीं है? यदि है तो उसे हारने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास, मैं वो कर सकती हूँ जो अच्छे अच्छे फाइटर भी नहीं कर सकते। अभी वो सब शनाया की बात सुन ही रहे थे कि मयंक अग्रवाल उनकी तरफ आता है। उसके आते ही सब उसकी ग्रीटिंग में लग जाते हैं। आखिर उसका रुतबा ही कुछ ऐसा था। मयंक का ध्यान लिफ्ट के गेट की तरफ था, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। उसकी चापलूसी करते हुए सूरज ने पूछा, क्या बात है मयंक, क्या कोई खास बात है? आपका ध्यान यहाँ नहीं है? मयंक ने अपने पेंट की जेबों में हाथ ठूंसते हुए बिना उसकी तरफ देखे कह, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसके आते ही यहाँ बहुत कुछ बदल जाएगा। 134